नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आपके 2020 में पूछे गए हैं। तो यूनिट नंबर आपका है 6 और लॉजिकल रीजनिंग है जिसका नाम। तो बहुत सारे बच्चों की फरमाइश थी कि मैम बहुत दिनों से आपने हिंदी में यूजीसी नेट के कोई भी वीडियोस नहीं डाले हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करा दीजिए। तो बस उनकी फरमाइश के पेज पर यहाँ पर मैं आज आपके सामने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आज से आपको डेली करवाऊंगी और वो आपका यूनिट रहेगा लॉजिकल रीजनिंग। ओके, इस यूनिट में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, तो हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल्स में डीपली समझेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। ओके, आज के इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो आपके 21 सितंबर का जो भी पेपर था 2020 का, ओके, उसके जो 5 क्वेश्चंस थे उसी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर लिए हैं। लेकिन ये 5 क्वेश्चंस आपके बहुत सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। ओके, तो उनको हम अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दो। अगर आपने अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब भी करके रखिए, ताकि इस बार या तो फिर नेक्स्ट टाइम आप जब भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करोगे तो ये इसमें जो भी यूजीसी नेट के जितने भी यूनिट मैंने कवर करवाए हैं तो उनके वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। आगे हम कंटिन्यू करेंगे एग्ज़ाम के बाद जो भी यूनिट्स बचे हैं, और जहाँ पर भी हमने वहाँ पर आधा आधा जो यूनिट करवाया है तो उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे दिसंबर वाली जो भी आपकी एग्ज़ाम नेक्स्ट टाइम होने वाली है उस वक्त। ओके, तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चंस दिया हुआ है दोस्तों कि नीचे 2 तर्क वाक्य दिए गए हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ओके, यहाँ पर एक तर्क वाक्य आपको दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर पूछा गया है कि ये निम्नलिखित में से किस प्रकार का क्लासिकी निरपेक्ष तर्क वाक्य है। ओके, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्लासिकी निरपेक्ष तर्क वाक्य के बारे में पहले तो देख लेते हैं। ओके, पहले निरपेक्ष तर्क वाक्य के बारे में देख लेते हैं। ओके, तो निरपेक्ष तर्क वाक्य जो होता है जिसको हम बोलते हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। ओके, तो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन जो होते हैं वो आपके 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आपका ए तर्क वाक्य, दूसरा ई होता है, तीसरा ओ होता है, चौथा आपका आई होता है। ओके, ए जो होता है उसको हम सार्वभौम बोलते हैं, या तो फिर हम इसे ना हिंदी में यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हिंदी में आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिखती हूँ और हिंदी में आपको बता देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए जो तर्क वाक्य है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ओके, अफर्मेटिव। अगर पॉसिबल हो तो आप इन सबको लिख लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के वक्त आपको ये वीडियो फिर से दोबारा ना देखना पड़े। ओके, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो फिर से दोबारा वीडियो देखने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, है ना, तो इसीलिए लिख कर रखो। ओके, ई तर्क वाक्य होता है उसी को, ये भी यूनिवर्सल होता है। ओके, ये भी क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। इसको अगर डीपली देखना है ना तो मैंने इसके वीडियोस डाले हुए हैं। ओके, पूरे यूनिट के, तो आप वहाँ से भी फोल्डर में, प्लेलिस्ट में फोल्डर में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, यूनिवर्सल इसको बोलते हैं नेगेटिव। ओके, नेगेटिव। अब देखिए ये अफर्मेटिव है ना, तो अफर्मेटिव की जगह पर आपको पॉजिटिव भी दिया गया होगा। ओके, तो दोनों का मतलब सेम ही होगा, अफर्मेटिव बोलो या फिर पॉजिटिव बोलो। ओके, उसके बाद आपका ओ तर्क वाक्य है जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर। ओके, यहाँ पर हम आई कर देते हैं क्योंकि पहले नेगेटिव है। ओके, तो पहले पॉजिटिव को रखेंगे, बाद में नेगेटिव को रखते हैं। ओके, यहाँ पर ए ई आई ओ इस तरीके से याद रखना, ए ई आई ओ। ओके, याद भी रह जाएंगे ये 4 तर्क वाक्य जो आपके निरपेक्ष तर्क वाक्य यानी कि कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आई तर्क वाक्य है जो आपका पर्टिकुलर अफर्मेटिव होगा। क्या होगा, अफर्मेटिव। ओके, अफर्मेटिव को क्या बताया मैंने आपको, पॉजिटिव बताया। ओके, उसके बाद आपका चौथा तर्क वाक्य है जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव। ओके, नेगेटिव। अब देखिए इसकी रचना किस तरीके से होती है, ये जो तर्क वाक्य होते हैं ना उसकी रचना कैसे होती है। तो ए होता है वो बोलता है भाई सभी, जैसे कि मान लीजिए सभी ए बी है। ओके,
जस्ट एग्जाम्पल है, ए बी की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि सभी मनुष्य मरणशील है। ओके, इस तरीके का तर्क वाक्य वहां पर रख सकते हैं। अभी हम ए बी को लेकर ही चलेंगे। ओके, क्योंकि इतना सारा लिखने में टाइम ज़्यादा चला जाएगा और आपका वीडियो लंबा बन जाएगा। ओके, उसके बाद देखो ई क्या कहता है भाई, ई जो ए जो है ना वो पूरी तरह से क्या है, पॉजिटिव है, 100% पॉजिटिव है। ए क्या है भाई, 100% पॉजिटिव है। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव का पी लिख देते हैं। और ई जो है ना वो 100% नेगेटिव है। ओके, ई क्या है भाई, 100% नेगेटिव है। ओके, तो यहाँ पर ई में हम तर्क वाक्य में क्या लिखते हैं, कोई भी ए बी नहीं है। ओके, कोई भी ए बी नहीं है। ओके, ये हम लिखते हैं तो ये क्या हो गया आपका 100% नेगेटिव हो गया। ओके, लेकिन 100% नेगेटिव में भी सभी की बात आएगी। ओके, जो ए तर्क वाक्य है 100% पॉजिटिव है, फिर भी उसमें भी सभी की बात की जा रही है भाई। ओके, यहाँ पर कोई भी ए बी नहीं है, मतलब कि कोई भी ए, जितने भी ए है, ओके, ए मतलब कि जितने भी 100% ए है वो बी नहीं है। ओके, मतलब कि यहाँ पर भी बात तो सभी की, सभी ए की गई है ना। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ए सभी ए की बात की गई थी, है ना। वहाँ पर बताया गया भी, जैसे हम यहाँ पर वेन डायग्राम से समझते भाई ये सभी ए है। ओके, और ये जो क्या है, सभी बी है। ओके, मैं ये बता रही हूँ कि भाई ये सभी ए है, वो क्या है भाई, सभी बी है। ओके, यानी कि अगर मुझे ये कहना है सभी ए सभी बी है, मतलब कि दोनों इक्वल हैं, ये और ये समान है, एक ही सर्कल में आते हैं। ओके, सभी ए सभी बी है, मतलब कि दोनों एक है। ओके, अब देखिए ई की बात करते, ई क्या बोल रहा है भाई कि सभी, कोई भी ए बी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर भी सभी ए की बात की रही है, यहाँ पर भी सभी ए की ही बात की गई थी, है ना। मतलब कि दोनों में आपका क्या बात बताई, सभी के बारे में बताई जा रही है। ओके, लेकिन ए जो है वो पॉजिटिव में काम कर रहा है और ई जो है वो क्या है, उसके विपरीत यानी कि नेगेटिव में काम कर रहा है। ओके, उसके बाद देखिए आई तर्क वाक्य आता है, तो आई क्या कहता है भाई कि कुछ ए बी है। ओके, अब देखिए समझिए आई क्या बोल रहा है भाई, ये ए है। ओके, उनमें से कुछ ये क्या है भाई, बी है। ओके, ये बता रहा है आपका आई तर्क वाक्य। ओके, ये जो है वो आपका क्या है, पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव है, लेकिन कितना होगा, 50% भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। ओके, यानी कि 100% नहीं है। ओके, अगर मान लो आप 99.99% अगर ये होता है तो कुछ में आ जाएगा। ओके, 0.1% भी बाकी रह जाता है तो मतलब वो कुछ में आ जाएगा। ओके, 0.1% उसमें ऐड हो जाता है तो 100% हो जाता है। 100% की जब बात आएगी तभी आपका क्या होगा, ए और ई होगा। ओके, आई कब होगा, आई और ओ में भी यही कंडीशन है भाई, ओ में भी यही कंडीशन। ओके, 99.99 ओके, मतलब कि ये पूरा है ना, उसमें से अगर इतना भाग भी मैं काट दूँ ना तो उसको मैं ये नहीं बता सकती कि ये मान लो ये रोटी है। ओके, मान लो ये रोटी है और ये मान लो ये एक और रोटी है। ओके, ये रोटी है। अब देखो ये रोटी पूरी है। ओके, तो मैं इसे बोलूँगी हाँ ये रोटी पूरी है, लेकिन अगर एक दूसरी रोटी में से मैं इतना सा हिस्सा अगर काट भी लेती हूँ ना तो मैं इसे ये नहीं बोल सकती कि भाई ये रोटी पूरी है, फिर मैं यही बोलूँगी देखो ये रोटी थोड़ी सी कटी हुई है ना, थोड़ी सी, ऐसा बोलते हैं ना, थोड़ी सी कटी हुई है। तो मतलब कि ये जो भाग है वो आपका क्या है, आपका आई होगा या तो फिर ओ होगा। ओके, अगर पॉजिटिव में लेते हैं तो आई होगा, नेगेटिव वे में लेते हैं तो ओ होगा। अब देखिए इसकी बात करो भाई, ये तो पूरी की पूरी दिख रही है, इसमें थोड़ा सा भी कटा हुआ नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये रोटी पूरी है। ओके, मतलब कि यहाँ पर क्या बात होगी भाई, यहाँ पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो ए होगा या तो फिर ई होगा। ओके, ये सभी की बात, ये पूरी की पूरी की बात की जा रही। ओके, तो बस इतना समझना था। ओ होता है वो क्या बताता है भाई, कुछ ए बी नहीं है। ओके, कुछ ए बी नहीं है, ये बात बताता है। इसमें भी यही बात होगी, कंडीशन 99.99% अगर इसमें होता है और एक 0.1% भी इसमें नहीं होगा तो मतलब वो आपका क्या हो जाएगा, ओ तर्क वाक्य हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव होगा। तो बस इसी 4 तर्क वाक्यों के बेस पर आपका पूरा लॉजिकल रीजनिंग काम कर रहा है। ओके, तो इसको चारों को समझना है, अच्छे से समझ लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन में पूरा टॉपिक पढ़ा रही हूँ। ओके,
अब बात करते हैं, यहाँ पर आपको मैंने कैटेगरिकल प्रोपोजिशन के बारे में बता दिया। ओके, क्या बताया? कैटेगरिकल प्रोपोजिशन, ये एक आपका पूरा टॉपिक था। ये पूरे टॉपिक को यहाँ पर समझा दिया आपको। ओके, अपवाद रूप कुछ बातें आती हैं, तो अपवाद रूप के लिए आप ना मेरा वीडियो देख लेना, मेरी प्लेलिस्ट पर जाइएगा और वहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग वाला आपको एक फोल्डर मिलेगा। वहाँ पर आपको अपवादात्मक तर्क वाक्य के नाम से एक आपको वहाँ पर वीडियो दिखेगा। ओके, तो उसको आप देख लीजिएगा। ओके, अभी फिलहाल हम इसी को ध्यान में रखते हैं। चलिए, यही 4 बातों को बता दिया, अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं क्लासिकल की, बात करते हैं क्लासिकल कैटेगरिकल प्रोपोजिशन क्या है। ओके, अब ये जो 4 तर्क वाक्य ना, इनके बीच में जो संबंध है, इनके बीच में जो भी संबंध होगा उस संबंध को हम बोलते हैं क्लासिकल कैटेगरिकल प्रपोजिशन। ओके, यानी कि ए का ई से क्या संबंध है, ओके, ई का ए से क्या संबंध है, ओके, ए का आई से क्या संबंध है, आई का ए से क्या संबंध है। उसके बाद देखते हैं आगे कि भाई ई का ओ से क्या संबंध है, ओके, ओ का ई से क्या संबंध है। उसके बाद देखो भाई ए का ओ से क्या संबंध है और ओ का ई से क्या संबंध है। इसी तरीके से आगे देखते हैं तो आई और आई का ओ से क्या संबंध है, ओ का आई से क्या संबंध है भाई। ओके, इसी तरीके से क्या बाकी रह गया भाई, जैसे कि उसके बाद देखते हैं आई का ई से आया, नहीं आया। ओके, तो आई का ई से क्या संबंध है, ई का आई से क्या संबंध है। ओके, मतलब कि यहाँ पर जो 4 तर्क वाक्य थे ना, उनके बीच में क्या संबंध है। ओके, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है आपकी क्लासिकल कैटेगरिकल प्रोपोजिशन में। ओके, चलिए पहले उसका स्क्वायर बनाते हैं, बहुत ही इजी वे में इसको अगर समझना है, याद रखना है, तो एक ट्रिक्स बताते हैं भाई। ओके, चलिए देख लेते हैं। पहले तो इस तरीके से आप ना स्क्वायर बना लेना। ओके, जिसमें क्या करना है आपको, ए को पहले रखना है भाई। ए जो है पॉजिटिव है, वो भी 100% पॉजिटिव है, तो पहली प्रायोरिटी किसको देंगे हम, ए को देंगे। ओके, तो ए को बिठा लिया सबसे पहले, उसके बाद ला दो भाई ई को ला दो। ओके, वो भी 100% की बात कर रहा है, भले ना नेगेटिव वे में चल रहा है ना। उसके बाद फिर से हम पॉजिटिव किस में, तो जो आपका आई है, ओके, पॉजिटिव है, लेकिन वो किसकी, सम की बात करें। सम मतलब, सम का मतलब क्या होता है, थोड़े से, आधे से, है ना, ऐसे हम सम का यूज करते हैं। पर्टिकुलर जो विशेष रूप से होते हैं, ओके, जो संपूर्ण नहीं होते। ओके, तो आई, ओके, उसके बाद नेगेटिव को रख लेते भाई ओ। ओके, बस इसी स्क्वायर को इसी तरीके से आपको बनाना है, समझना है, सीखना है। ओके, तो समझिएगा यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। इसको ना, ये जो 4 तर्क वाक्य हमने रखे ना, ए ई आई ओ, इसको जरा सा भी आगे पीछे नहीं करना है। जिस तरीके से जो मैंने स्क्वायर बनाया है, जिस तरीके से उनको उनकी जगह पर बिठाया है, वही जगह पर उनको आपको बिठाना। ओके, अगर थोड़ा सा भी गलती कर दी ना, तो दूसरों क्वेश्चन में भी गलत हो जाएगा। ओके, अब देखिए, इसके बाद इसका इसके साथ संबंध होगा। ओके, इसका इसके साथ संबंध होगा, मतलब कि यहाँ पर आपको सारे तरह के संबंध यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ओके, जैसे कि ए का ई से संबंध, ए का आपका ओ से संबंध आ गया। ओके, और ए से आई का संबंध, मतलब हर कोई तर्क वाक्य है बाकी के तर्क वाक्य के साथ जुड़ गया है ना। तो बस इस तरीके से स्क्वायर बनाना है भाई। अब देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, ए जो है वो आपका यूनिवर्सल है। ओके, लेकिन क्या है भाई, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। ये जो है आपका यूनिवर्सल क्या है, नेगेटिव है। ओके, आई जो है वो आपका क्या है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, और ओ जो है वो आपका क्या है, पर्टिकुलर नेगेटिव है। ओके, इतना क्लियर। अब यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्या बताता है, सभी है। ओके, सभी है ये बताता है। यूनिवर्सल नेगेटिव क्या बताता है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ओके, उसके बाद देखो भाई, आई तर्क वाक्य क्या बताता है भाई, कुछ है। ओके, ये उसका आपको क्या बोलते हैं, उसका फॉर्म बोलते हैं ना, ये फॉर्म उसका आपको बता रही हूँ। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर थोड़ा सा डेस्क कर लेती हूँ। ओके, कोई भी नहीं है, ये समझ लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, हो गया। अब देखिए ये चारों तर्क वाक्य हैं, चारों का रिश्ता हमें देखना है कि भाई एक दूसरे के साथ किस तरह से रिश्ते से जुड़े हैं। ओके, अब देखिए इनके ए और ई के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रारी। ओके, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्रारी।
ओके। कॉन्ट्रारी की जगह पर अगर आपको आर के बाद IES भी दिखाएगा, ओके, यानी कि कॉन्ट्रारी या तो फिर क्वांट्रारीज, ओके, इस तरीके से भी दिया होगा, ओके। तो घबराना नहीं है, यहाँ पर पहले से बता रही हूँ कि क्वांट्रारी की जगह पर क्वांट्रारीज भी दिया होगा, तो अभी मतलब एक ही है, ओके। ये और ई के बीच में क्या संबंध है? क्वांट्रारी का संबंध है, ये पूरी तरह से समझ लीजिएगा, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आई और ओ के बीच में जो संबंध है उसको बोलते हैं सब क्वांट्रारीज, ओके, सॉरी, यहाँ पर बोलते हैं सब क्वांट्रारीज। इसको क्या बोलते हैं भाई? सब क्वांट्रारीज, ओके, या तो क्वांट्रारी या तो फिर क्वांट्रारीज, सब क्वांट्रारीज, ओके। यहाँ पर सब क्वांट्रारीज, ओके। देखिए एक ही टॉपिक को मैं ना पूरा का पूरा पढ़ा रही हूँ, ओके। आप ये ना सोचना कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैम क्या पढ़ा रही है ना, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा स्क्वायर यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, ताकि बाद में जो क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो पहले ही हम पढ़ा लेते हैं आपको सारा का सारा इसी टॉपिक को, ओके। अब देखो इसको बोलते हैं सब क्वांट्रारीज, ओके। ऊपर वाले को क्या बोला भाई? ये ऊपर मंजिले में रहता है भाई, है ना, ये ऊपर क्या बोलते हैं, ऊपर रहता है, जैसे कि फ्लैट होता है ना भाई। फ्लैट में क्या होता है कि यहाँ पर नीचे कोई रहता है, ऊपर कोई रहता है, उसके ऊपर कोई रहता है ना। तो मान लो कि यहाँ पर 2 मंजिले वाला फ्लैट है और यहाँ पर नीचे रहता है भाई, यहाँ पर 4 लोग रहते हैं ऐसे, ओके। ऐसे आपके 4 हाउस है, ओके। यहाँ पर ऊपर 2 मकान है, नीचे 2 मकान है, ओके। इसमें रहता है ओ, यहाँ पर रहता है आई, और यहाँ पर रहता है ए, और यहाँ पर रहता है ई, ओके। अब देखो हमने क्या बताया, इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो क्या है? क्वांट्रारी कहलाता है या फिर क्वांट्रारीज कहलाता है। आई और ओ के बीच में जो संबंध है वो क्या कहलाता है? सब क्वांट्रारी या फिर सब क्वांट्रारीज कहलाता है, ओके। अब तो नीचे नीचे वाले की रिलेशनशिप की बात की, ऊपर ऊपर वाले की रिलेशनशिप की बात की। अब बात करते हैं भाई ऊपर नीचे वाले के बीच में भी कुछ तो रिलेशनशिप होगी ना भाई। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऊपर नीचे वाले के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो ए और आई के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आपकी होगी सब अल्टर्न, ओके, सब अल्टर्न। इसी तरीके से देखो ऊपर नीचे वाले के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी वही सेम होगी, यानी कि ई और ओ के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी क्या है भाई? सब अल्टर्न है, ओके, सब अल्टर्न, ओके। अब देखिए हो गया भाई ऊपर नीचे वाले का रिलेशनशिप, ओके। उसके बाद पास पास वाले का रिलेशनशिप। अभी कुछ बचा है? हाँ बिल्कुल बचा है। यहाँ पर क्रॉस में भी तो देखना पड़ेगा ना भाई कि ये घर वाले का इसके साथ क्या रिलेशनशिप है, और ये वाले का उसके सामने वाले यानी कि विरोधी में जो है उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये ए है और ओ है, ओके। उसके बीच में क्या संबंध है ए और ओ के बीच में? तो उसके बीच में क्वांट्राडिक्टरी, ओके। या तो फिर आप IES लगा लो भाई, ओके। क्वांट्राडिक्टरीज बोल सकते हो या तो फिर क्वांट्राडिक्टरी बोल सकते हो, ओके। याद रखना यहाँ पर क्वांट्रारी है, यहाँ पर क्वांट्राडिक्टरी है, यहाँ पर डिक्टरी लग रहा है ना, ये याद रखना, ओके। इसी तरीके से ई और आई के बीच में भी यही रिलेशनशिप हो गया, क्वांट्राडिक्टरी, ओके, डिक्टरी या तो फिर डिक्टरीज, ओके, इस तरीके का। तो ये पूरा स्क्वायर हमने बनाया। अब ये रिलेशनशिप का नाम तो हमने दे दिया भाई, ओके, कि हमने क्या दिया? ए और ई के बीच में। यहाँ पर फिर से हम 4 बना लेते हैं भाई मकान, ओके, ए ई आई और ओ, ओके। देखो ए और ई के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप का नाम क्या है? तो क्वांट्रारी है, ओके। यहाँ पर क्वांट्रारी है, नीचे वाले थोड़े से कम है, ओके, ऊपर वाले थोड़े ज़्यादा पैसे वाले हैं, नीचे वाले थोड़े कम पैसे वाले, ओके। वास्तव में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल आपके दिमाग में बैठ जाए, ओके, इसी तरीके से। तो ऊपर वाले ऊपर उठे तो ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो ओके वो है क्वांट्रारी। अब देखो नीचे वाले हैं वो कम पैसे वाले हैं, तो मतलब वो हो गए सब क्वांट्रारी, उनके नीचे काम करे, ओके, यानी कि उनके पास कम पैसे हैं। तो यहाँ पर आई और ओ के बीच में क्या होगा भाई? सब क्वांट्रारी रिलेशनशिप है, ओके। अब देखो ये ऊपर नीचे वाले ना, ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है भाई? वो सेम है। यहाँ पर यहाँ
दोनों के बीच में जो पर्सनल यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो क्या है, सेम है, यानी कि इसको बोलेंगे सबल्टर्न, इसको भी बोलेंगे सबल्टर्न। ओके, अब क्रॉस में चले जाते हैं भाई इस तरीके से। ओके, तो ये ना दोनों के एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। ओके, ये पैसे वाले हैं, ये कम पैसे वाले, ये पैसे वाले हैं, कम पैसे वाले। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ए और ओ के बीच में क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। ई और आई के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका नाम क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी। ओके, हो गए। अब देखो हमने नाम तो दे दिया, अब उनके बीच में किस तरीके का संबंध है, संबंध का नाम तो हमने दे दिया है ना, लेकिन उनकी बनती कैसे है ना। जैसे कि परिवार में होते हैं भाई, कि हमने बता दिया कि भाई बहन का संबंध है ना, तो ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप है, लेकिन ब्रदर सिस्टर के अंदर आपस में एक दूसरे से बनती है कि नहीं बनती है, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, उसके अंदर क्या सच्चाई है। ब्रदर सिस्टर तो कह दिया, लेकिन ब्रदर सिस्टर के अंदर जो रिलेशनशिप में जो बातचीत होती है, उनके जो रिलेशनशिप कैसे होते हैं उसकी बात की जाती है ना। तो बस यहीं पर यही समझना है भाई। तो देखो ए और ई जो है ना, वो दोनों क्या है भाई, यूनिवर्सल है। एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होता है भाई कि ये दोनों ना एक साथ सत्य नहीं हो सकते, एक साथ दोनों सत्य नहीं हो सकते। ओके, दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। देखिए याद रखिएगा, दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते। ओके, अगर मैं ये बोलती हूँ कि भाई सभी मनुष्य मरणशील है, तो दूसरा हम ये नहीं बोल सकते कि भाई कोई भी मनुष्य मरणशील नहीं है। अरे भाई सभी मनुष्य मरणशील है तो कोई भी नहीं है कैसे बता सकते हैं, है ना। अगर मैं बोल दूं भाई कि मैंने ये रोटी खाई, है ना, मैंने ये पूरी रोटी खाई। ओके, तो अब मैं ये तो नहीं बोल सकती ना कि मैंने रोटी नहीं खाई, है ना। बस यही सेम कंडीशन है, ये बात बोल रही कि मैंने ये पूरी रोटी खाई है। ओके, अब यही ये रोटी के बारे में मैं अगर ये बात बोल दूँ तुरंत ही कि नहीं मैंने ये रोटी खाई ही नहीं है, मतलब कि रोटी खाई ही नहीं, मतलब कि ये तो खाई ही नहीं मैंने, है ना। तो अगर मैंने खाई है तो मैं ये तो नहीं बोल सकती ना कि मैंने नहीं खाई है ना। तो दोनों एक साथ सत्य कभी भी नहीं हो सकते। ओके, और दोनों एक साथ असत्य हो सकते। हाँ, अगर मैं ये बोल दूं कि भाई मैंने ये रोटी खाई है, बात झूठ है, और मैं यहाँ पर ये भी बोल दूं कि भाई मैंने ये रोटी नहीं खाई, वो भी झूठ है। ओके, तो दोनों एक साथ असत्य जरूर हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते। ओके, क्योंकि देखो मैं अगर ये बता रही हूँ कि मैंने ये रोटी खाई है, ये बात असत्य है, तो जरूरी नहीं है कि मैंने ये रोटी नहीं ही खाई है ना, वो भी असत्य होगी, वो भी असत्य होगी, है ना। हो सकता है कि मैंने रोटी खाई भी हो, है ना। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने ये रोटी खाई है, ओके, ये बात अगर असत्य है तो मतलब ये तो जरूरी नहीं है कि मैंने नहीं भी खाई, है ना, आधी भी खाई हो सकती है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर बात हो जाती है। तो भाई यहाँ पर क्या होती है, दोनों एक साथ सत्य तो हो सकते हैं। ओके, दोनों क्या है, एक साथ सत्य हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते। ध्यान रखिएगा, फिर से बता रही हूँ, दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। ओके, और तीसरी कंडीशन क्या बनती है कि अगर एक सत्य है तो दूसरा असत्य होगा। ओके, चौथी कंडीशन भाई, ये पहली कंडीशन के दोनों साथ में सत्य नहीं हो सकते। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। तीसरी कंडीशन हमने ये बताई कि अगर एक सत्य है तो दूसरा असत्य हो सकता है। चौथी कंडीशन क्या बनेगी भाई, एक असत्य है तो दूसरा सत्य हो सकता है। ओके, ये बात यहाँ पर बताई गई, ये इसके क्या है, नियम है। ओके, तो ए और ई के बीच में जो संबंध है ये इस तरीके का, या तो ए सही होगा तो ई गलत हो जाएगा, ए गलत है तो ई सही हो जाएगा, ए और ई दोनों साथ में सत्य नहीं होंगे, ए और ई दोनों साथ में असत्य हो सकते हैं। ओके, ये बात यहाँ पर बताई जा रही। अब देखते हैं नीचे वाले के बीच में क्या संबंध है भाई, आई और ओ के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में देखते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं।
देखिए दोस्तों, हर बार यहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको डीपली पढ़ा रही हूँ। ओके, ऐसा नहीं भाई क्वेश्चन के रिलेटेड आपको बड़ा बड़ा सा पढ़ा कर रख देती हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर डीपली पढ़ा रही ताकि आपको कोई भी यहाँ से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, अब देखिए आई और ओ के बीच की बात करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भाई दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं। ओके, दोनों, पहली कंडीशन क्या है भाई, दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, अगर मैं राइट करती हूँ तो उसका मतलब सत्य है, अगर मैं गलत करती हूँ तो उसका मतलब असत्य है। ओके, इस तरीके से इस सिंबल से आप समझिए। ओके, ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। ओके ओके, चलो अब आगे देखते हैं। दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं। ओके, अगर मैं ये बोल दूं कि भाई मान लो ये एक ग्लास जैसा तो नहीं दिख रहा, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते भाई। ओके, उसमें क्या है ना, आप ना अगर बीच बीच में ऐसी कोई बात हो जाती है तो भाई स्पीडली भगा देना वीडियो को। वो तो आपके पास है ना कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल तो आपके पास होता है। तो जैसे यूज़ करना है वीडियो को यूज़ कर लो भाई, कि जैसे आपको आगे बढ़ाना है तो बढ़ा लो, आराम से देखना है तो आराम से देख लो। ओके, चलो अभी देखते हैं। ये ग्लास है, ग्लास में मैंने यहाँ पर पानी भर दिया। ओके, अब देखो मैं अगर ये बोलती हूँ, यहाँ पर दो पर्सन है, एक ये है और एक यहाँ पर बी है। ये बोल रहा है कि ग्लास आधा भरा हुआ है। क्या है, ग्लास में कुछ पानी भरा हुआ है। ओके, कुछ पानी ग्लास में भरा है, कुछ पानी ग्लास में भरा है, ग्लास में भरा है। ओके, ये बता रहा है ए भाई। ओके, अब बी क्या बोल रहा है भाई, ये तो पॉजिटिव में बोला है ना, तो बी बोल रहा है भाई कुछ पानी ग्लास में नहीं भरा है, नहीं भरा है। ओके ओके, देखो बात तो दोनों की सेम है, दोनों ही सही है ना। देखिए समझिएगा, ए बोल रहा है कुछ पानी ग्लास में भरा है, तो कुछ के साथ है लगा, आपका आई तर्क वाक्य हो गया। अब देखो बी बोल रहा है भाई कि कुछ पानी ग्लास में नहीं भरा है, मतलब कुछ के साथ नहीं लगा है आपका, तो मतलब आपका ये ओ तर्क वाक्य हो गया। अब देखो दोनों की बात सही है कि नहीं। ए ने बोला कि भाई कुछ पानी ग्लास में भरा हुआ है, तो बिल्कुल भरा हुआ दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर ये तो सही है भाई। अब देखो दूसरी कंडीशन में ये बी जो है वो बोल रहा है कि कुछ पानी ग्लास में नहीं है भाई, तो उसकी बात भी कंडीशन सही है भाई, है ना, वो भी सही तो बोल रहा है ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि दोनों गलत है, मतलब कि दोनों एक साथ में सत्य हो सकते हैं। ओके, दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते भाई। ओके, अगर ये बताया कि कुछ पानी ग्लास में भरा है तो इसको हम गलत बता देते हैं, तो यहाँ पर ये नहीं बता सकते भाई कुछ पानी ग्लास में भरा नहीं है। ओके, तो ये भी गलत नहीं हो सकता। ओके, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, है ना, कोई तो सही होगा ना। यहाँ पर दोनों की बात गलत कैसे हो सकती है। अगर मैं मान लूँ कि कुछ पानी ग्लास में नहीं भरा है, तो मतलब कि पूरा ग्लास तो खाली है नहीं, है ना हमारे पास। यहाँ पर कुछ पानी ग्लास में भरा हुआ है, तो कुछ पानी ग्लास में नहीं भरा है। अगर मैं इसको गलत मान लूँ तो ये तो सही होगा ना भाई। हाँ बिल्कुल सही है कि कुछ का पानी ग्लास में नहीं भरा है ना। तो अगर मान लो कि दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। ओके, या तो ये सही होगा या तो ये गलत होगा, या तो आप इसको गलत मान लो तो इसको सही भी बता सकते हो। ओके, आप ये भी बता सकते हो भाई बी बोल रहा है वो सही है। ओके, बी के नज़रिए से देखेंगे तो बी सही लगेगा, ए के नज़रिए से देखेंगे तो ए सही लगेगा, लेकिन दोनों गलत नहीं होंगे। ओके, दोनों सही हो सकते हैं लेकिन दोनों गलत कभी भी नहीं हो सकते। बस इसी को यहाँ पर समझना है कि भाई दोनों एक साथ सही हो सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। तीसरी कंडीशन है एक सही होगा दूसरा गलत होगा, चौथी कंडीशन एक गलत होगा दूसरा सही होगा। ओके, तो ये बात है आपकी ऊपर नीचे वाले लोगों की। ओके, ऊपर जो ऑल वाले हैं, नीचे जो सम वाले है ना। तो ऑल वाले यानी कि यूनिवर्सल वाले बता रहे हैं भाई दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं, है ना। और एक सत्य एक असत्य, एक असत्य एक सत्य। तो यहाँ पर तो दोनों कंडीशन दोनों में सेम रहती है ना। डिफरेंस कहाँ आता है, यहाँ पर आता है।
यहाँ पर देखो यूनिवर्सल में यहाँ पर दोनों गलत होते हैं, ओके, और यहाँ पर दोनों क्या होते हैं, सही होते हैं, यानी कि दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते। और यहाँ पर आपका पर्टिकुलर में क्या बता रहा है, पर्टिकुलर में बता रहा है भाई कि दोनों एक साथ सत्य तो हो सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते, ओके। ये हो गया आपका ऊपर नीचे वाले का। अब बात करते हैं यहाँ से ई से ओ का बात करेंगे और ए से आई का। पहले पॉजिटिव को ले लेते भाई। तो ए और ई के बीच में क्या संबंध है पता है, ए और ए आपने जुड़वा बच्चे देखे है ना, ट्विंस बच्चे होते हैं ना, तो जो ट्विंस बच्चे होते हैं क्या होते हैं पता है आपने, मोस्टली अगर आपने उनका ऑब्जर्वेशन किया होगा ना तो पता होगा। मेरे घर में मेरे जो 2 देवर है ना वो ट्विंस है, ओके, तो उनको मैं 14 साल से देखती आ रही हूँ। तो दोनों ना साथ में जहाँ भी जाते साथ में जाते, ओके, दोनों जहाँ भी जाते साथ में जाते, कपड़े पहनते हैं तो एक जैसे कपड़े पहनते, ओके, मतलब कि जो भी शर्ट जैसा भी शर्ट एक ने पहना होता है ना वैसा का वैसा दूसरे ने पहना। जैसे कि हम तो उनको बोलते हैं बैंड बाजा ही हो आप दोनों, कि बैंड बाजा का मतलब समझते हैं ना, जो शादी के अंदर ढोल वगैरह बजाते हैं ना, शहनाई वगैरह बजाते हैं, तो उनका एक यूनिफॉर्म होता है सब में, है ना, तो एक जैसे दिखते हैं। तो बस यही यूनिफॉर्म में भी ये दोनों सेम रहते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर क्या है, ए और आई के बीच में बस ऐसा ही रिश्ता है, दोनों जुड़वा है, समझ लो, ओके। अब दोनों जुड़वा है मतलब एक अगर ए बोलेगा भाई कि मैं ए ने बोला सही तो आई भी बोलेगा भाई सही, ए बोलेगा गलत तो आई भी बोलेगा गलत, ओके, मतलब दोनों एक साथ सत्य होंगे, दोनों एक साथ असत्य होंगे, ओके। लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई ए सही बोलेगा तो आई गलत बोलेगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों जहाँ भी जाएंगे साथ में ही जाएंगे। जैसे जिगरी जान दोस्त होते हैं ना, जिगर जान दोस्त बोलते हैं, तो दोस्तों में क्या होता है, बहुत ही आपकी जो दोस्ती होती है ना वो बहुत ही गाढ़ होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने दोस्त को बोला चल यार चाय पीने चलते हैं, तो दोस्त बोलेगा चल यार चाय पीते हैं, है ना, मतलब कि दोनों के विचार जो होते हैं एक दूसरे से मैच होते हैं, ओके। अगर दोस्त बोलता है नहीं यार आज नहीं चाय पीनी, तो दूसरा बोलेगा हाँ चल नहीं पीनी, चल कल पी लेंगे, है ना। तो मतलब दोनों जहाँ जाएंगे साथ में जाएंगे, दोनों नहीं एक नहीं जाएगा तो दूसरा भी नहीं जाएगा, मतलब कि दोनों साथ में क्या है, सत्य हो सकते हैं, या तो फिर दोनों साथ में असत्य हो सकते हैं, ओके। बस यही रिलेशनशिप यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, दोनों साथ में सत्य होंगे या तो दोनों साथ में असत्य होंगे, ओके। ये इनके बीच में जो रिलेशनशिप है सेम है, ओके, ये भी दोस्त है और ये भी दोस्त है, तो यहाँ पर ये देखा जाता है, ओके। उसके बाद बात करते हैं ए और ओ के बीच की बात करते हैं। अब देखिए ये ना ए बोलता है यस तो ओ बोलता है नो। भाई हम जो बोलते हैं ना विरोधी शब्द लेते हैं, तो विरोधी शब्द में क्या होता है, मैं बोलती हूँ रात तो आप बोलेंगे दिन, है ना, तो इसी तरीके से बस यही कंडीशन है, ओके। तो रात दिन वाली कंडीशन है यहाँ पर, याद रखिए, ए और ओ के बीच में और ई और आई के बीच में ये रिलेशनशिप कैसी है भाई, दोनों विपरीत है। एक जाएगा, एक मान लो एक जा रहा है भाई राइट साइड पर, ओके, तो दूसरा जाएगा भाई लेफ्ट साइड पर, ओके, दोनों साथ में नहीं चलेंगे। जैसे कि सासू बहू के बीच में होता है ना भाई, सासू बोलती है यस तो बहू बोलती है नो, अगर बहू बोलती है यस तो सासू बोलती है नो, है ना। हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हो, ओके क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं है। तो कभी कभी कहीं पर ऐसे भी चांस देखने को मिलते हैं कि भाई सास और बहू के बीच में बनती नहीं है ना, तो सास बोलेगी यस तो बहू बोलेगी नो, है ना। सास बोलेगी भाई ये सब्जी बनाओ, बहू बोलेगी ये सब्जी नहीं बनेगी, ये मेरे पसंद की सब्जी बनेगी। बस यही कंडीशन है इन दोनों के कॉन्ट्राडिक्टरी जो रिलेशनशिप है इनके बीच में, ओके। यानी कि ई और आई के बीच की बात कर लो या फिर ए और ओ के बीच की बात कर लो, इनके बीच में ये कंडीशन बनेगी कि अगर एक सही है तो दूसरा गलत होगा, और दूसरा सही है तो पहला वाला क्या होगा, गलत होगा, ओके। यही यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देते भाई ए सही तो ओ गलत, ओके, ए गलत ओ सही, ओके। इस तरीके से आप ना स्क्वायर वाला अच्छे से फॉर्मूला बना देना, ओके, ताकि एग्जाम में इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है, ओके। तो यहाँ से ही 2 मार्क्स तो आपके पक्के होते हैं, ओके। फिर यहाँ पर ई बोलेगा यस तो आई बोलेगा नो, ओके, ई बोलेगा नो तो आई बोलेगा यस,
मतलब कि यहाँ पर ये पूरा क्लासिकल स्क्वायर जो था वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ओके, तो यहाँ पर ये सारा का सारा आप याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। ओके, ये पूरा टॉपिक मैंने आपको क्लियर करवा दिया। ओके, अभी चलिए क्वेश्चन की ओर चलते भाई। क्वेश्चन यहाँ पर, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। अब देखिए मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो बात बताई जा रही है राष्ट्रपिता होने की, तो राष्ट्रपिता कब कहा जाएगा ये बताइए। राष्ट्रपिता क्या किसी एक व्यक्ति के लिए ही यूज होगा, है ना, एक व्यक्ति के लिए यूज होगा, बताइए, जो फादर ऑफ नेशन है। ओके, तो फादर ऑफ नेशन, ऐसे ही मान लो कि महात्मा गांधी गुजरात के थे, हमारे यहाँ के। ओके, तो मतलब ये तो नहीं है ना भाई कि गुजराती लोगों ने उनको बता दिया कि भाई हाँ वो राष्ट्रपिता है ना। राष्ट्रपिता का मतलब है पूरा भारत उनको पिता के नाम से बुलाता है ना। अगर पूरा भारत उनको पिता के नाम से जानते हैं तो वो राष्ट्रपिता हुए, है ना। तो मतलब कि ये क्या हो गए, पूरे भारत की बात हो रही है भाई, भारत के लिए, पूरे भारत के लोग उनको राष्ट्रपिता बोलते हैं, है ना। तो मतलब कि यहाँ पर यूनिवर्सल की बात हो जाएगी भाई। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि नीचे तर्क वाक्य जो दिया गया है उसके बारे में बताओ भाई, क्या कौन सा तर्क वाक्य होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, कहा जाता है। तो पहले देखो महात्मा गांधी की बात की गई है, लेकिन राष्ट्रपिता के संबंध में बात की गई। राष्ट्रपिता के संबंध में अगर बात की गई है तो मतलब यूनिवर्सल बात हो रही है। अब यूनिवर्सल बात हो गई है तो यूनिवर्सल के मैंने दो टाइप्स आपको बताए थे, है ना। एक तो आपके पॉजिटिव था, एक तो आपका नेगेटिव था। पॉजिटिव था वो क्या है, आपको सभी है बताता है। ओके, अगर आपको सभी की जगह पर ऐसा सभी ये नहीं दिया होता, सर्वनाम नहीं दिया होता, तो किसी भी व्यक्ति का नाम भी दे सकते हो कि जिसके बारे में बात की जाती हो। ओके, तो यहाँ पर आपको महात्मा गांधी का नाम दिया गया है, ओके, सभी की जगह पर। और आपका जो तर्क वाक्य है वो कैसा है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा तर्क वाक्य बनेगा भाई, यूनिवर्सल, पॉजिटिव, या तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव बोलते हैं ना। यही बात बताई थी ना मैंने आपको अभी थोड़ी टाइम पहले। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा भाई, ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। ओके, क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी आगे देखते हैं तर्क संगत युक्ति का प्रवृत्ति क्या होती है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, जो तर्क शास्त्र है यहाँ पर भी डीपली समझा देती हूँ कि जो तर्क शास्त्र है तो उसके अंदर आपको तर्क संगत युक्ति मिलेगी भाई, तर्क संगत युक्ति मिलेगी। ओके, अब देखिए ये तर्क संगत युक्ति है ना, तो उसके अंदर क्या होते हैं, आधार विधान होते हैं भाई। ओके, आधार वाक्य बोलते हैं जिसको। ओके, या तो फिर आधार वाक्य की जगह विधान भी दिया हो। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, आधार वाक्य हो या फिर आधार विधान हो, और उसके बेस पर ये आधार वाक्य या विधान है, उसके बेस पर यहाँ पर एक निष्कर्ष निकाला जाता है भाई, निष्कर्ष होता है। ओके, तो ये है आपकी तर्क संगत युक्ति पूरी बनेगी किससे, आधार वाक्य या विधान और निष्कर्ष से। ओके, और ये आधार वाक्य और निष्कर्ष मिलकर ये उसको ही बोलते हैं तर्क संगत युक्ति। अब देखिए समझिए, तर्क संगत युक्ति जो है वो ये पूरी तर्क संगत युक्ति है। ओके, ये जो होती है वो या तो वैध होगी यानी कि वैलिड होगी, या तो फिर इनवैलिड होगी यानी कि अवैध होगी। ऑलवेज याद रखिएगा, तर्क संगत युक्ति जो है वो ऑलवेज क्या होगी भाई, वैध होगी या अवैध होगी, यानी कि वैलिड होगी या तो फिर क्या होगी, इनवैलिड होगी। ओके, ये बात है। अब देखिए इसके अंदर जो आधार विधान होते हैं, ओके, या फिर निष्कर्ष होते हैं, ओके, उसको भी हम आधार विधान वाक्य ही बोलते हैं, वो भी वाक्य ही होते हैं। ओके, ये जो है वो आपके तर्क वाक्य ही है, लेकिन जिसके बेस पर हम कोई कंक्लूजन पर निकलते हैं तो उसको हम निष्कर्ष वाक्य बोल देते हैं। ओके, और बाकी के जिनके बेस पर हमने निष्कर्ष निकाला है तो वो सारे आपके आधार वाक्य बन जाएंगे। ओके, बस यही सिंपल सा फंडा है यहाँ पर। अब देखिए आधार वाक्य होते हैं या फिर ये निष्कर्ष वाक्य होते हैं, तो उसमें क्या होता है, या तो वो सही होगा या तो फिर गलत होगा। ओके, ये बात याद रखना भाई, आधार वाक्य बोलो, तर्क वाक्य बोलो, आधार वाक्य बोलो, तर्क वाक्य बोलो। ओके, समझिएगा, आधार वाक्य दिया हो, तर्क वाक्य दिया हो, आधार विधान दिया हो, तो याद रखिएगा भाई आधार विधान या आधार वाक्य, तर्क वाक्य या तर्क विधान जो भी है ये या तो सही होगा या तो गलत होगा। ओके, और इन्हीं के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं कंक्लूजन। ओके, ये जो होते हैं वो आपके प्रीमाइज होते हैं।
ओके, प्रीमाइज होते हैं। ओके, तो याद रखिएगा ये प्रीमाइज है, ये आपके क्या है भाई, निष्कर्ष है, ये कंक्लूजन है। ओके, कंक्लूजन, कंक्लूजन। ओके, रुकिए भाई, कंक्लूजन। ओके, ये कंक्लूजन है। ओके, तो आधार वाक्य या तर्क वाक्यों के आधार पर, उनके बेस पर हम क्या निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। ओके, तो प्रीमाइजेस के बेस पर हम कंक्लूजन निकालते हैं। ओके, अब देखिए ये जो तर्क वाक्य होते हैं, आधार वाक्य होते हैं, वो या तो सही होगी या गलत होगी। ओके, ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन के बेस पर समझा रही हूँ। पूरी तर्क संगत युक्ति है वो आधार वाक्य और निष्कर्ष से बनती है। ओके, ये जो आधार वाक्य और निष्कर्ष निकले, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, चलिए भाई, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अच्छे से समझिएगा, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। फिर आप लोग ना, आप लोगों का दिमाग घूमा फिरा रहता है ना कि इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। देखिए, मान लीजिए सभी गाय प्राणी हैं। ओके, फिर सभी प्राणी जानवर है। ऐसे ही एग्जाम्पल लिख रही हो कि आपको ऐसे समझ में आए। अतः, ओके, यहाँ पर अतः का मतलब ऐसे होता है ना, अतः सभी गाय क्या है भाई, सभी गाय जानवर है। ओके, चलिए ये मैंने एक लिखा, यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या थे, तर्क वाक्य या आधार वाक्य थे। ओके, इन्हीं के आधार पर मैंने ये कंक्लूजन निकाल लिया भाई, ये निष्कर्ष निकाल दिया। ओके, मैंने बताया कि भाई सभी गाय प्राणी है, सभी प्राणी क्या है, जानवर है, इसीलिए सभी गाय भी क्या हो जाएगी भाई, जानवर हो जाएगी। ओके, तो ये जो दो प्रीमाइज है उसके बेस पर मैंने कंक्लूजन निकाला। अब ये पूरा का देखो, ये जो है ये तर्क वाक्य, जितने भी 3 तर्क वाक्य है यहाँ पर। ओके, उनमें से 2 आधार वाक्य हैं और एक आपका कंक्लूजन है। तो ये जो दोनों, ये तीनों तर्क वाक्य हैं, ये तो क्या होता है, तर्क वाक्य जो होंगे तीनों, वो या तो सही होंगे या तो गलत होंगे। ओके, या तो सही होंगे या तो गलत, दोनों साथ में सही भी नहीं होंगे, दोनों साथ में गलत भी नहीं होंगे। ओके, यानी कि एक सही है, या तो वो सही हो सकते हैं या तो वो गलत हो सकते हैं। ओके, सही गलत दोनों कैसे हो सकते हैं भाई, है ना। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं सही हूँ या तो गलत हूँ, ये तो नहीं हो सकता ना भाई, मैं सही भी हूँ और मैं गलत भी हूँ, ये तो नहीं हो सकता है ना। हाँ, तो बस यही केस यहाँ पर बात की जा रही है भाई कि दोनों क्या हो, ये जो है वो सभी क्या है, या तो सही हो सकते हैं या तो गलत हो सकते हैं। हर कोई तर्क वाक्य है, ये अलग अलग तर्क वाक्य है भाई। ओके, तो हर कोई तर्क वाक्य है वो या तो सही होगा या तो गलत होगा। ओके, सही और गलत दोनों नहीं होंगे। ओके, ये बात याद रख ली आपने। अब देखो, इसी को इस मकान में हमने रख लिया भाई। ओके, इन तीनों को क्या कर दिया भाई, तीनों को एक मकान में रख लिया। अब ये मकान जो है उसका नाम रख लिया हमने क्या भाई, उसको नाम दे दिया तर्क संगत युक्ति। क्या, तर्क संगत युक्ति, ये नाम दे दिया मैंने इस मकान का भाई। ओके, इस मकान में 3 लोग रहते हैं। ओके, तीनों लोग पर्सनली देखा जाए तो या तो सही भी हो सकते हैं या तो गलत भी हो सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, अब इन तीनों को मैंने एक घर में रख लिया भाई, एक मकान में रख लिया और उस मकान का मैंने नाम दे दिया। जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे ना, जो बहुत बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं ना, तो उनके घर के बाहर एक नंबर प्लेट लिखी हुई होती है, या तो फिर उनके मकान पर ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है ना। तो बस यही, ये सिंबल हमने दे दिया भाई, इस मकान का नाम दे दिया, उसका नाम दे दिया तर्क संगत युक्ति। ओके, तर्क संगत युक्ति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ओके, जिसको क्या बोलते हैं भाई, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ओके, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। अब देखिए ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो होती हैं वो क्या होती है भाई, वो या तो आपकी वैध होगी। ओके, या तो वो क्या होगी, अवैध होगी। यानी कि अगर ये मकान जो है आपका लॉजिकल आर्ग्यूमेंट का, वो वैलिड होगा या तो फिर इनवैलिड होगा। ओके, और उसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं जिनको हम तर्क वाक्य बोलते हैं, वो तर्क वाक्य क्या होंगे, वो या तो सही होंगे या तो गलत होंगे। उनको वैध अवैध को से कुछ लेना देना नहीं। ओके, वो वैध अवैध नहीं हो सकते। तर्क वाक्य जो होता है उनका संबंध सत्यता से, सत्यता और असत्यता से होता है। तर्क वाक्यों का संबंध किससे होता है, सत्यता या
असत्यता से होता है। ओके, और तर्क संगत युक्ति जो है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो है, उसका संबंध किससे होता है? तो उनका संबंध सत्यता और असत्यता से नहीं होता है, उनका संबंध किससे होता है कि भाई वो वैलिड है कि नहीं वैलिड है ना, यानी कि वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है, वैध है या अवैध है। ओके, ये बात थी यहाँ पर क्वेश्चन में। ओके, चलिए अच्छे से समझ में आ गया होगा इस टॉपिक को भी। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए तर्क संगत युक्ति का प्रवृत्ति क्या है। यहाँ पर किसकी बात बताई गई है? तर्क संगत युक्ति की, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट की, मतलब कि मकान की बात करी गई। ये मकान की नंबर प्लेट है, मान लो। ओके, नेम प्लेट है, नंबर प्लेट नहीं बोलेंगे, नेम प्लेट है। ओके, ये मकान की नेम प्लेट है, इसकी बात कर रही है भाई, ये पूरे मकान की बात हो रही है भाई। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है भाई कि देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड। ओके, तो ये तो बात हमने बात ही नहीं की भाई। ओके, ट्रू और फॉल्स, सही गलत की क्या बात की भाई? यहाँ पर 3 पर्सन रहे हैं। ओके, जस्ट एग्जाम्पल, 3 से ज़्यादा भी रह सकते हैं। ओके, तो मकान जितना है उसके बेस पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर मान लो 3 लोग रह रहे हैं, तो ये जो 3 लोग हैं ये सही भी हो सकता है या गलत हो सकता है, ये सही हो सकता है या गलत, यहाँ पर या लिखते हैं। ओके, या सही, ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है, मतलब कि ये तो जो सही गलत वाला मामला था वो आपका किसका था भाई? सही गलत वाला मामला आपका तर्क वाक्य का था। किसका था? तर्क वाक्य का था। ओके, उसके बाद देखते हैं वैलिड या इनवैलिड। हाँ बिल्कुल, यही बात बताई थी हमने, है ना, जो तर्क संगत युक्ति के बारे में, तर्क संगत युक्ति के बारे में बताया था हमने, तो वो या तो वैलिड होगी या तो होगी, या तो क्या होगी, या तो आपकी इनवैलिड होगी। ओके, इनवैलिड होगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर सत्यापनीय अथवा सत्यापनीय, वेरीफाइबल, ओके, वेरीफाइबल या फिर नॉट वेरीफाइबल। ओके, तो यहाँ पर सत्यापनीय की बात तो की नहीं गई है ना, यानी कि वो सत्य है कि असत्य है, सत्यापनीय है या फिर असत्यापनीय की बात कहाँ पर होती है? तर्क वाक्य में होती है, या तो वो सही होगा या तो गलत होगा। ओके, उसके सत्यापन की देखा जाता है भाई, सत्य कितना है असत्य कितना है, वो तर्क वाक्य में देखा जाता है। तर्क संगत युक्ति में तो सिर्फ हम क्या देखते हैं कि वो क्या वैध है या फिर वो अवैध है। ओके, ये याद रखिएगा भाई। ओके, चलिए, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या होगा भाई? सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, नीचे 2 तर्क वाक्य दिए गए हैं और उसके आधार पर विरोध के क्लासिकी वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चलिए भाई, ये पूरी कहानी राम कथा आपके सामने की थी, राम कथा तो नहीं बोलेंगे भाई, क्लासिकी हमने क्या क्लासिकल कैटेगरिकल प्रोपोजिशन वाले बारे में बताया था, रिलेशनशिप वाले के, है ना, स्क्वायर वाले को, तो बस वही कहानी यहाँ पर अब आपको बिठानी है। ओके, यहाँ पर 2 तर्क वाक्य दिए भाई, देखो सभी दार्शनिक ब्रह्मशील हैं। ओके, चलिए सभी के साथ हैं, अब तो आपको आ गया होगा भाई ये कौन सा तर्क वाक्य? ए तर्क वाक्य है, यानी कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, या तो फिर आप उसको पॉजिटिव भी बोल सकते हो। ओके, दूसरा है भाई सुकरात ब्रह्मशील नहीं है। अब देखिए सुकरात जो है वो सभी लोग तो सुकरात नहीं होंगे ना भाई, वो पर्टिकुलर व्यक्ति हो गया ना, विशेष व्यक्ति हो गया, है ना। अगर मैं बोल दूं कि भाई मेरा नाम ही मान लो कि आरती है, तो मैं ये बोल लूँ भाई कि आरती जो है वो ब्रह्मशील नहीं है, मतलब कि आरती सभी लड़कियां थोड़ी ना आरती होगी, है ना, तो कोई कुछ ही होंगी, आरती होंगी नहीं होगी ये भी नहीं बोल सकते, लेकिन क्या होगी भाई कुछ के संदर्भ में होंगी, है ना, कुछ ही लड़कियां ऐसी होंगी जिनका नाम आरती है ना, तो बस यही बात यहाँ पर बताई जा रही भाई। तो सुकरात ब्रह्मशील नहीं है, तो सुकरात 100% कभी नहीं होंगे, है ना, तो कुछ ही होंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं है लगेगा आपका, तो क्या होगा भाई कुछ नहीं है, तो ओ तर्क वाक्य होता है, हमने बात की थी ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर क्या बोलते हैं भाई? नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर समझ में आया भाई, ये आपका ए और ओ तर्क वाक्य। अब देखिए यहाँ पर बात क्या की गई है भाई? विरोध के क्लासिकी की बात कर रही है, यहाँ पर ऑप्शन में भी आपको दिख रहे होंगे जो स्क्वायर वाले रिलेशनशिप है उसकी बात की गई। ओके, तो यहाँ पर देखो, चलो बना लेते हैं स्क्वायर। ओके, अभी मैं इसको डिटेल्स में नहीं समझाऊंगी क्योंकि हमने समझ लिया है। ओके, हमने बिठाया था ए को यहाँ पर, ई को यहाँ पर, आई को यहाँ पर, ओ को यहाँ पर, हमने इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप बताई थी भाई? क्वांट्रारी। ओके, क्वांट्रारी या तो फिर क्वांट्रारीज, ओके, क्वांट्रारीज। इसके बीच में क्या रिलेशनशिप बताई थी भाई? सब क्वांट्रारी। ओके, सब
कॉन्ट्रारी। ओके, या तो फिर हम बोलेंगे सब कॉन्ट्रारीज। ओके, इसके बाद देखो भाई ई और ओ के बीच में क्या बताया था भाई, सब अल्टर्न है ना। उसके बाद यहाँ पर भी यही कंडीशन थी, है ना भाई, दोनों साथ में जाएंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे भाई, है ना। बहुत सारे बोलते हैं ना कपल होते हैं, लव कपल बोलते हैं साथ जिएंगे साथ मरेंगे, होता नहीं है ऐसा, लेकिन हाँ ये बात हो सकती है कि दोनों की जिगर जान दोस्त, कहीं भी एग्जाम्पल ले लो के। तो इनके दोनों के बीच में क्या है, सबल्टर्न है। अब देखो ए और ओ के बीच में क्या बताया था भाई, कॉन्ट्राडिक्टरी बताया था ना, डिक्टरी याद रखना भाई, डिक्टरी। ओके, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करनी, यहाँ पर कॉन्ट्रारी है, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी है। ओके, फिर यहाँ पर आई और ई के बीच में क्या था भाई, उसमें भी कॉन्ट्राडिक्टरी। ओके, बोलते रहे ना, 10 बार बोलिएगा याद रह जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या बताएगा भी, हमारे पास कौन से तर्क वाक्य है, ए और ओ। देख लो भाई, ए और ओ को देख लो। ओके, अब देखो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप मिली भाई, ए को ओ, ए का रास्ता ले लो भाई, ओ से आ जाओ भाई, तो ए से ओ में क्या मिला भाई, कॉन्ट्राडिक्टरी मिला, है ना। बहुत ही इजी था कि नहीं। तो यहाँ पर कहाँ है भाई कॉन्ट्राडिक्टरी, यहाँ पर है विरोधाभासी, जिसको बोलते हैं हिंदी में भाई, याद ना रखना। ओके, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे, इंग्लिश में बस यही आपको वर्ड मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चुटकियों में हुआ ना, ये आपका 30 सेकंड में भी ना होता। ओके, अगर आपने पूरी थियरी ना पढ़ी होती, आपको बेसिकली डीपली ना पढ़ाया होता तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते भाई, निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किए गए। देखिए अब यहाँ पर आपको आना है भाई वैशेषिक दर्शन, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं, भले ही थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपके बहुत सारे टॉपिक जो है ना वो यहाँ पर से कवर हो जाएंगे। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं भाई दर्शन शास्त्र है। ओके, आप भी नोट बनाते रहिए भाई, लास्ट टाइम पर आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। दर्शन शास्त्र है, उसमें दो शास्त्र की बात की, दो दर्शन की बात की जा रही है। एक है आपका वैदिक दर्शन, ओके, एक है आपका वैदिक दर्शन, दूसरा है भाई अवैदिक दर्शन। भाई अक्षरों को माफ़ कर देना। ओके, क्योंकि हिंदी लिखने का मुझे अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं गुजराती हूँ, तो गुजराती लिखने का एक्सपीरियंस है, लेकिन हिंदी लिखने का एक्सपीरियंस इतना नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा माफ़ कर लीजिएगा अक्षरों को। चलिए, लेकिन आपको थोड़ा समझ में तो आ ही जाता होगा। ओके, वैदिक दर्शन जो है वो मानता है भाई, वो अभी देखिए यहाँ पर दो दर्शन है, वो अलग अलग विचारधारा वाले। अभी देखिए कुछ लोग ये बताते हैं भाई वैदिक दर्शन है जो ईश्वर में मानता है, और अवैदिक दर्शन है जो ईश्वर में नहीं मानता है। तो ये बात तो पहले बता देती हूँ गलत है। ओके, ये बात क्या है भाई, गलत है। ओके, यहाँ पर सही क्या है, तो सही ये है कि जो वेदों को मानता है, जो वेदों को मानता है, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, जो वेदों को मानता है उसे रखते हैं वैदिक दर्शन में। उसे कहाँ पर रखते हैं भाई, वैदिक दर्शन में रखते हैं, उसको वैदिक दर्शन में रखा जाता है। ओके, जाता है, याद रखिएगा, फिर से बता रही हूँ भाई, यहाँ पर दो पार्ट जो दर्शन शास्त्र के बने हैं, वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन। इसमें डिफरेंस यही है कि भाई यहाँ पर कुछ लोग ये भी बताते हैं भाई कि जो ईश्वर को मानते हैं वो वैदिक दर्शन में रखे, जो ईश्वर को नहीं मानते वो अवैदिक दर्शन में बताते। ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पर क्या बताते हैं भाई कि जो वेदों को मानते हैं, वेद पता है ना आपको, 4 वेद है हमारे, पता ही होगा आपको, है ना। तो जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, 4 वेद है हमारे। ओके, सबसे पुराना वेद जो होता है वो हमारा क्या है, वो हमारा ऋग्वेद है। ओके, और उसमें हमें गायत्री मंत्र की जो बताया गया है, गायत्री मंत्र आप लोग बोलते होंगे ना कभी कभी, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, है ना, ये वाला जो, तो ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र जिसको बोलते हैं, जो सूर्य देवता के लिए क्या किया गया है भाई, गाया गया है। तो वो जो मंत्र है उसका, वो मंत्र कहाँ से लिया गया है भाई,
तो वो है आपका ऋग्वेद से लिया गया। ओके, कभी कभी कुछ ऐसी एग्जाम होती है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं। ओके, तो ये भी मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो 4 वेद हैं हमारे, उन वेदों को जो भी मानता था, जो दर्शन मानते थे, उनको रखे गए भाई वैदिक दर्शन में। और जो वेदों को नहीं मानता भाई, जो वेदों को नहीं मानता, जो वेदों को नहीं मानता है, उसे कहाँ पर रखा जाएगा भाई? उसे अवैदिक दर्शन में रखा जाएगा, अवैदिक दर्शन में रखा जाता है। ओके, क्लियर होगा यहाँ तक सबको? ओके, चलिए फिर से बता रही हूँ, वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन का डिफरेंस क्या है भाई? तो वैदिक दर्शन है वो वेदों में मानते थे, और अवैदिक दर्शन थे वो वेदों में नहीं मानते थे। बस यही इनके बीच का क्या है, डिफरेंस है। ओके, अब बात करते हैं वैदिक दर्शन की, पहले बात करेंगे, उसके बाद जाएंगे अवैदिक दर्शन में। ओके, वैदिक दर्शन में 6 दर्शन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो पहला दर्शन है आपका सांख्य दर्शन, दूसरा है योग दर्शन, तीसरा है न्याय दर्शन, चौथा है वैशेषिक दर्शन, और 5वां जो है वो ये आपका मीमांसा दर्शन है। इसको क्या बोलते हैं भाई? मीमांसा दर्शन। ओके, ये मीमांसा दर्शन था, उनके 2 पार्टों में उसे बांटा गया। मीमांसा दर्शन को कितने पार्टों में बांटा गया? 2 पार्टों में बांटा गया। एक बना मीमांसा दर्शन, जिसको बोलते हैं पूर्व मीमांसा। ओके, दूसरा बना आपका वेदांत दर्शन, जिसको बोलते हैं उत्तर मीमांसा। ओके, ये याद रखिएगा, इसके आपको जोड़ मिलाने आते हैं। ओके, अब देखिए उसके बाद देखिए सांख्य दर्शन की बात करते हैं। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के याद रखिएगा भाई कपिल। ओके, कपिल ऋषि जो थे वो क्या थे भाई? कपिल ऋषि। ओके, ऋषि बोलूँगे, ऋषि नहीं बोलूँगी, क्योंकि गुजराती में ऋषि बोला जाता है और हिंदी में ऋषि बोला जाता है। ओके, तो कभी कभी ऐसे वर्ब में जो प्रोनाउंस है या फिर जो भी है उसमें कुछ गलतियाँ हो जाए तो ये ना सोचना कि मैम को नहीं आता है, लेकिन दिक्कत ये है कि मैम गुजराती में पढ़ी हुई है, पूरा स्टडी उन्होंने गुजराती में ही किया है। ओके, तो इसी वजह से थोड़े से वर्ड बोलने में दिक्कतें हो जाती। ओके, तो हम बोलते हैं ना, मनुष्य जो होता है वो भूल के पात्र होता है, गलतियों के पात्र होते हैं। ओके, तो हो जाती है गलतियां, है ना। तो यहाँ पर मुझे पता नहीं होता, कभी कभी बोला जाता है। ओके, ऐसे ही बोल लेती हूँ। ओके, अपनी लैंग्वेज में। ओके, चलिए सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक है वो कपिल ऋषि थे। ओके, योग दर्शन तो पतंजलि, योग को तो आप अच्छे से याद रख लेते होंगे, है ना, पतंजलि वाले, जैसे कि बाबा रामदेव को याद रख लो भाई। तो योग दर्शन के प्रतिपादक याद नहीं रहते ना, तो बाबा रामदेव को याद रख लो भाई। सुबह सुबह मॉर्निंग में योग कराते हैं भाई वो, है ना, तो वो योग कराते हैं और उनकी प्रोडक्ट है ना, उन प्रोडक्ट का नाम पतंजलि है। अगर आप लोगों को पता होगा, मॉर्निंग में 4 बजे से शुरू हो जाते हैं योग कराने के लिए, है ना। किसी के वजन घटाने की भी योग बताते हैं भाई, किसी के शरीर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग बताते हैं, बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन भी करते हैं योग को। ओके, तो बाबा रामदेव को याद कर लो भाई योग के लिए। ओके, और उनकी जो प्रोडक्ट है वो किस नाम से प्रचलित है? पतंजलि के नाम से। ओके, तो बस हो गया भाई योग और पतंजलि। ओके, ये हो गया आपका योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। ओके, न्याय दर्शन की बात करते हैं गौतम। अब देखिए यहाँ पर ना गलतियाँ बहुत सारे बच्चे करते हैं। गौतम, तो गौतम बुद्ध वाले गौतम की बात नहीं है, गौतम ऋषि की बात है। ओके, ये क्या है भाई? गौतम ऋषि की बात है। तो यहाँ पर न्याय दर्शन में किसका नाम आएगा? गौतम ऋषि का नाम आएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं वैशेषिक दर्शन, तो उसमें नाम देखा जाएगा कणाद, महर्षि कणाद। ओके, उसके बाद मीमांसा दर्शन, जिसको हम बोलते हैं पूर्व मीमांसा, जिसके प्रतिपादक है जैमिनी। और देखिए मीमांसा दर्शन जो है पूर्व मीमांसा है, उसमें आपको नाम मिलेगा प्रतिपादक जैमिनी, लेकिन साथ में अगर आपको प्रभाकर मिश्रा या फिर कुमारिल भट्ट, ये 2 नाम भी अगर आपको मीमांसा दर्शन के सामने दिख जाए ना भाई जोड़ मिलाने में, तो दिक्कत नहीं करनी,
अगर मान लो कि जैमिनी नहीं दिया है आपको और ये प्रभाकर मिश्रा या फिर कुमारिल भट्ट दिया है या फिर दोनों के नाम दिए हैं, तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जैमिनी ने मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे, लेकिन प्रभाकर मिश्रा और कुमारिल भट्ट ने भी ये जो दर्शन है इसमें उन्होंने काम किया था। ओके, तो उनको ये जो मीमांसा दर्शन है उसको आगे बढ़ाने का काम प्रभाकर मिश्रा और कुमारिल भट्ट ने किया था। ओके, तो ये भी हम याद रखेंगे। उसके बाद वेदांत दर्शन की बात करते हैं, तो वेदांत दर्शन को हम उत्तर मीमांसा कहते हैं। अब उत्तर मीमांसा जो है उनकी जो प्रतिपादक है वो बादरायण है। ओके, तो याद रखिएगा, फिर से याद करा लेती हूँ। सांख्य के कपिल ऋषि थे, योग के बाबा रामदेव पतंजलि याद रख लो भाई, न्याय के गौतम ऋषि याद रख लो, वैशेषिक के महर्षि कणाद है, मीमांसा दर्शन यानी पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, और साथ ही साथ याद रख लो भाई प्रभाकर मिश्रा और कुमारिल भट्ट है। वेदांत दर्शन जिसको उत्तर मीमांसा बोलते हैं उसको बोलते हैं बादरायण। ओके, उनके प्रतिपादक कौन है? बादरायण। एक सेकंड रुक जाइए दोस्तों, बाहर बच्चे हैं ना वो शोर कर रहे हैं। चलो दोस्तों, सॉरी, होते हैं बच्चे, होते हैं ना भाई, शरारती होते हैं, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद देखते हैं शंकराचार्य। अब देखो वेदांत दर्शन है ना, उसमें आपको दो नाम देखने को मिलेगा, एक शंकराचार्य का और एक रामानुज का भाई। अब देखो शंकराचार्य की बात करते हैं, तो उन्होंने बात की भाई अद्वैतवाद की। आपने देखा होगा, सुना होगा, जैसे कि शंकराचार्य है, उन्होंने 4 मठ की स्थापना की थी, पता होगा आप लोगों को। 4 मठ उन्होंने पूरे भारत में अलग अलग जगह पर स्थापित किया है। ओके, उनमें से एक मठ तो है हमारे गुजरात में है भाई। ओके, एक तो हमारे गुजरात में है जिसका नाम है शारदा पीठ। शारदा पीठ, ओके, ये शारदा पीठ मठ है जो आया हुआ है गिर सोमनाथ में आया हुआ है। ओके, तो ये जो है वो शंकराचार्य ने आदि शंकराचार्य के नाम से जानते हो। ओके, शंकराचार्य जो है ना वो आदि शंकराचार्य के नाम से जाने जाते हैं। तो उन्होंने 4 मठ की, एक तो आपका केदारनाथ है, नाम सुना ही होगा, है ना, वहाँ पर जो मठ है वो भी उनकी स्थापना किसने की है? शंकराचार्य ने। एक गुजरात में है और बाकी के 2 मुझे याद नहीं। ओके, तो उन्होंने बात की भाई अद्वैतवाद की। द्वैत का मतलब क्या होता है पहले समझते भाई। ओके, द्वैत का मतलब समझ लेते भाई, पूरे के पूरे टॉपिक को यहाँ पर समझा रहे एक ही क्वेश्चन में, समझ लीजिएगा। ओके, चलिए। ओके, द्वैत का मतलब क्या होता है? 2 होना, एक और 2। ओके, ये द्वैत है। अद्वैत लगेगा मतलब कि एक होना। ओके, अद्वैत का मतलब क्या है? एक होना। और द्वैत का मतलब क्या होगा? द्वैत का मतलब होगा 2 होना। ओके, मतलब द्वैत बोलता है कि 2 है और अद्वैत बोलता है एक ही है। ओके, उसके अंदर ये दोनों सम्मिलित हो जाते हैं। ओके, अब देखिए आदि शंकराचार्य ने क्या बताया भाई कि ईश्वर परमेश्वर। ओके, परमेश्वर, ओके, सॉरी, यहाँ पर आत्मा और परमात्मा की बात की गई। ओके, यहाँ पर बात करते भाई अद्वैतवाद बताता है भाई आत्मा और परमात्मा दोनों ही क्या है भाई? एक ही है। आत्मा और परमात्मा क्या है? दोनों एक है। ये बता रहे हैं भाई आदि शंकराचार्य, याद रखिएगा। उन्होंने बताया भाई आत्मा और परमात्मा क्या है? एक ही है, यानी कि जो मनुष्य है वो उसके अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। ओके, यानी कि अहम परम ब्रह्मास्मि ऐसा कुछ है ना,
तो मैं ही ब्रह्म हूँ। ओके, मैं ही क्या हूँ, ब्रह्म हूँ। हम बोलते हैं ना भाई कि हर एक इंसान के अंदर भगवान रहा हुआ है ना, तो मतलब कि मैं ही भगवान हूँ। ओके, ये बता रहे हैं आदि शंकराचार्य। ओके, तो ये आत्मा और परमात्मा दोनों को एक बताया कि आत्मा जो है वो ही परमात्मा है। ओके, जबकि रामानुज है तो उन्होंने द्वैतवाद की बात की। द्वैतवाद में उन्होंने दो बात बताई। उन्होंने बताया कि भाई आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। ओके, यानी कि आत्मा जीव और शिव। यहाँ पर देखिए शंकराचार्य ने बताया भाई जीव और शिव। जीव का मतलब होता है आत्मा, ओके, और शिव का मतलब होता है परमात्मा, है ना। जीव और शिव दोनों एक है, ये बताया शंकराचार्य ने। जबकि रामानुज बता रहे हैं भाई जीव और शिव दोनों ही क्या है भाई, अलग अलग हैं। ये बता रहे हैं कि जीव और शिव दोनों अलग हैं और आत्मा से परमात्मा तक हम जाते हैं। ओके, तो यही बात बताई गई है दोनों ने। ओके, तो याद रखिएगा। उसके बाद अवैदिक दर्शन की बात करते हैं। जो लोग वेदों में नहीं मानते हैं ना, तो उनमें 3 नाम देखने को मिलेगा, चारवाक, जैन और बौद्ध दर्शन। ओके, याद रखिएगा भाई, चारवाक दर्शन है उनके प्रतिपादक चारवाक हैं। जैन दर्शन के प्रतिपादक है महावीर स्वामी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ आता है भाई कि जैन दर्शन जो है उनके प्रतिपादक जो थे वो क्या थे, महावीर स्वामी थे। तो इनके क्या, ये उनके प्रतिपादक क्यों इसे माना जाता है। अगर देखा जाए जैन दर्शन की बात की जाए भाई, तो उसके जो पहले जो बोले जाते हैं ना, तो उनके पहले जैन दर्शन के जो क्या बोलते हैं, पहले तीर्थकर। ओके, यहाँ पर उनके लिए तीर्थकर शब्द यूज किया जाता है। ओके, तीर्थकर याद रखिएगा, जैनों के लिए तीर्थकर शब्द याद रखना। ओके, तो पहले जो तीर्थकर थे, उनके पहले जो तीर्थकर थे वो कौन थे भाई, तीर्थकर। ओके, फिर से लिखते हैं, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, कौन सी गाड़ी चली जाने वाली है ना। चलो, पहले तीर्थकर थे वो कौन थे भाई, ऋषभ देव थे, ऋषभ देव। ओके, ऋषभ देव थे भाई, जैन दर्शन के पहले तीर्थकर थे ऋषभ देव। और ये महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थकर थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई कि महावीर स्वामी जो थे वो कितनेवें तीर्थकर थे। ओके, तो वो थे आपके 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ओके, अब देखिए यहाँ पर समझिए, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है भाई कि पहले तीर्थकर अगर ऋषभ देव है तो जैन दर्शन के प्रतिपादक में नाम महावीर स्वामी का क्यों आता है भाई, क्यों ऋषभ देव का नहीं आता है भाई। तो यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि भाई जैन दर्शन के जो 24वें जो तीर्थकर थे महावीर स्वामी, उन्होंने जैन दर्शन का क्या किया, प्रचार प्रसार किया, जैन दर्शन को आगे बढ़ाया। उनका प्रचार करने का श्रेय किसके नाम जाता है, महावीर स्वामी को। इसीलिए इनको जैन दर्शन का प्रतिपादक के रूप में माना जाता है। ओके, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जैन दर्शन के पहले तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे। अभी तक उनके टोटल 24 तीर्थकर थे। ओके, 24 तीर्थकर के बाद कोई तीर्थकर नहीं है आई थिंक। ओके, तो 24 तीर्थकरों में से पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे, 24वें तीर्थकर यानी कि अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ओके, अब देखिए महावीर स्वामी के बाद यहाँ पर 2 पार्ट में बटा। ओके, महावीर स्वामी के बाद जैन दर्शन था वो 2 पार्टों में बटा। एक तो था दिगंबर, एक था दिगंबर और दूसरा था श्वेतांबर। ओके, दिगंबर और श्वेतांबर में ही 2 पार्टों में बटा। दिगंबर का मतलब है जिनके जो वस्त्र होते हैं वो क्या होते हैं, दिशा के रूप में वस्त्र होते हैं। दिशाएं होती है ना भाई, आपको पता है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये जो 4 दिशाओं रूपी जिन्होंने वस्त्र धारित किया है उनको बोला जाता है दिगंबर। यानी कि दिगंबर पक्ष में जो भी लोग होंगे वो लोग कपड़े नहीं पहनते हैं। ओके, ये बात है यहाँ पर दिगंबर की। दिगंबर का मतलब है कि पूरा शरीर क्या होता है, नंगा रहता है, वो वस्त्र को नहीं पहनते। उनके लिए
ये वस्त्र क्या होगा, जो चारों अपने आसपास जो दिशाएं हैं चारों ओर, वही दिशाएं उनका वस्त्र होगी। ओके, मतलब कि दिगंबर होंगे, वो वस्त्र नहीं पहनते। श्वेतांबर की बात की जाए तो श्वेतांबर में क्या होगा, वो लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली जो भी जैन लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं ना, तो मतलब वो श्वेतांबर है। ओके, तो इस तरीके से जैन दर्शन दो भागों में बटा, दिगंबर श्वेतांबर। ओके, अगर आपको यहाँ पर से भी क्वेश्चन आ सकता है तो याद रखना भाई, श्वेतांबर में क्या है, वो लोग वस्त्र पहनते हैं लेकिन सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। दिगंबर का मतलब है वो लोग बिल्कुल निर्वस्त्र रहते हैं। ओके, नंगे रहते मतलब। ओके, तो ये बात है, क्योंकि नंगे क्यों रहते हैं भाई, ओके, वो लोग कपड़े क्यों नहीं पहनते, निर्वस्त्र क्यों रहते हैं। तो महावीर स्वामी की कहानी को भाई याद कर लेना। महावीर स्वामी जब घर से निकल गए, गृह त्याग उन्होंने किया और उन्होंने जो संन्यास धारित कर दिया था और गए थे अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तब रास्ते में क्या हुआ कि वो तो अपनी मोक्ष के लिए वो वहाँ पर निकल चुके थे, है ना, तो उनको खुद को भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, जंगल में इधर उधर भटक रहे थे। तो कभी कभी क्या होता था कि उनके कपड़े थे ना, वो कंटक होते ना, उसमें फंस जाते थे, तो वो वहाँ कपड़े वहाँ ही छोड़ देते थे। अब एक छोटा सा कपड़ा बचा था, तो वो भी एक पर्सन आया था और उनके पास से मांग कर ले गया था, तो वो पूरे निर्वस्त्र हो गए थे। उसीलिए उन्होंने जो बाकी का जीवन था वो निर्वस्त्र ही उन्होंने क्या किया था भाई, गुजारा था। बस इसीलिए उनको दिगंबर कहा जाता है। ओके, तो ये पूरी कहानी थी भाई। डिटेल्स में जानना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर साइकोलॉजी के फोल्डर में आप जाइएगा, वहाँ पर आपको बौद्ध दर्शन और इनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके, अब देखिए, जैन दर्शन में महावीर स्वामी की बात हो गई, फिर बौद्ध दर्शन की बात करते गौतम बुद्ध थे, है ना। तो आपको पता होगा गौतम बुद्ध में क्या था, उन्होंने 4 दुखों को देखा था भाई। उन्होंने जब वो छोटे थे ना, तो उनके पिता जो शुद्धोदन थे, उनके पिता का नाम शुद्धोदन था और गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का नाम। ओके, कपिलवस्तु में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था और उनके पिता थे शुद्धोदन। उनके पिता का नाम क्या था भाई, शुद्धोदन। ओके, शुद्धोदन। अब देखिए, शुद्धोदन है ना, जो राजा थे, तो उन्होंने पंडित जी से उनके बारे में, जो सिद्धार्थ थे उनके बारे में पूछा होगा, तो किसी ने भविष्यवाणी की थी, कोई पंडित ने, कि भाई ये बड़ा होकर क्या करेगा भाई, वो संन्यास ले लेगा। ओके, वो ये राज्य गुरु नहीं संभालेगा। अब देखो, शुद्धोदन राजा थे तो उनको तो यही होगा ना कि उनका बेटा उनका राजकार्य संभाले, लेकिन उनकी भविष्यवाणी ये हुई, तो उसके बाद से शुद्धोदन ने क्या किया भाई, कि उनको ना दुखों से दूर रखा और जो उनके महल था, उस महल में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक राजकुमार की तरह उन्हें रखा और ना ही उनको बाहर जाने दिया और ना ही कोई दुखी पर्सन को उनके पास आने दिया। ओके, तो उनको बहुत सारे सुख ही दिए, है ना, उनको बहुत सारी खुशी दी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है भाई। तो बस यही कंडीशन यहाँ हुई। बड़े हुए तो एक दिन उन्होंने जिद करी अपने सारथी के पास कि मुझे तो नगर घूमना है, मुझे नगर को देखना है, लोगों को देखना है। मैं बचपन से यहाँ से बड़ा हुआ है, लेकिन मैंने कभी किसी लोगों को नहीं देखा। जिन लोगों को देखा सब के सब बहुत ही खुश रहते हैं, सुखी है, तो मुझे कुछ और भी देखना है लाइफ में। तो सारथी मना कर रहा था, फिर भी उन्होंने जिद ली और फिर दोनों निकल गए नगर यात्रा में। नगर यात्रा में जाते जाते उन्होंने 4 लोगों को देखा और चारों लोग क्या थे भाई, दुखी ही थे, है ना। पहले तो उन्होंने देखा कि भाई कोई मर चुका था, उसकी वजह से उनके जो परिवार वाले थे वो बहुत दुखी थे। फिर उन्होंने देखा था भाई कि एक पर्सन था, तो वो रोगी था, तो उसके रोग के वजह से वो बहुत ही दुखी था। ये दूसरी कंडीशन उन्होंने देखी। तीसरा उन्होंने कुछ और भी देखा था। तो इस तरीके से उन्होंने, और चौथा उन्होंने एक साधु महात्मा को देखा था पेड़ के नीचे। तो उन्होंने वहाँ से आंसर लिया, तो पता चला कि संसार के सारे जो दुख होते हैं ना,
अगर उनको आपको इन सब दुखों से अगर आपको जाना है, दूर होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको संसार से दूर जाना होगा और भगवान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना होगा। ओके, बस इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तय कर लिया भाई कि संसार में इतने सारे दुख है, मेरे सामने कभी दुख देखे ही नहीं मैंने, और ये सारे इतने सारे दुख है, तो उनमें से मुझे कुछ भी करके बाहर निकलना है और मुझे ये सब छोड़ देना है। तो उन्होंने अपनी पत्नी को थी उनकी पत्नी और उनके पुत्र सबको छोड़कर गृह त्याग करने का डिसाइड कर लिया और वो गृह त्याग के लिए निकल गए भाई, और उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया था। ओके, जो वहाँ पर आप बोलते हैं ना बोधि गया, है ना। तो बस यही पूरी कहानी थी गौतम बुद्ध की, और उन्होंने बौद्ध दर्शन के प्रतिपादक उनको माना जाता है। ओके, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए प्रमाण की बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा प्रमाण के रिलेटेड है, तो बात करते हैं भारतीय दर्शन में हमने बताया वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन की बात की। ओके, उसमें जो प्रमाण की बात की गई है, प्रमाण को क्या बोलते हैं भाई, प्रमाण को प्रूफ बोलते हैं ना, प्रूफ क्या बोलते हैं, प्रूफ बोलते हैं ना। तो बस यही प्रमाण है। ओके, तो अब देखिए प्रमाण की अलग अलग प्रमाण है। प्रमाण के 6 प्रकार है। एक तो है आपका प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान, शब्द, अनुपलब्धि और आपका अर्थापत्ति। ये 6 प्रमाण आपके हैं। ओके, और इन्हीं 6 प्रमाणों को भारतीय दर्शन में वैलिड माना जाता है और उसके बेस पर ही ये पूरा दर्शन शास्त्र टिका हुआ है। ओके, तो बात करते पहले सांख्य दर्शन की। तो सांख्य दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीनों प्रमाणों को क्या किया गया है भाई, माना गया। ओके, उसके बाद देखो योग दर्शन की बात करते हैं। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, योग और सांख्य दर्शन दोनों ने सेम प्रमाण को माना है। प्रत्यक्ष दर्शन जो है ना, वो सभी दर्शन जो है उन्होंने प्रत्यक्ष को तो माना ही माना है। ओके, प्रत्यक्ष और अनुमान को देखो, वैदिक दर्शन की बात की जाएगी ना, याद रखने की ट्रिक बता रही हूँ भाई। वैदिक दर्शन की अगर बात की जाएगी ना, तो उनमें जो 6 के 6 है ना, 6 के 6 ने क्या किया भाई, प्रत्यक्ष और अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान। ओके, प्रत्यक्ष और अनुमान, इन दोनों को तो सभी ने माना है, इन दोनों को तो सभी ने माना है। वैदिक दर्शन की बात करें। ओके, तो यहाँ पर आपको जब भी क्वेश्चन आता है प्रत्यक्ष और अनुमान दिखेगा ना, तो सभी दर्शन में होता है, वो कॉमन हो गया आपके लिए। ओके, उसके बाद देखो भाई न्याय दर्शन की बात करें। तो न्याय दर्शन देखो, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। ओके, उसके बाद वैशेषिक दर्शन, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो प्रत्यक्ष और अनुमान, इन दोनों को वैशेषिक दर्शन ने माना है। ओके, मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा की बात करते, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अनुपलब्धि, अर्थापत्ति। एक ऐसा दर्शन जिन्होंने 6 के 6 प्रमाणों को माना है। याद रखिए, एक ऐसा दर्शन जिन्होंने क्या है, 6 के 6 प्रमाणों को माना है। तो वो कौन सा दर्शन है, तो वो होगा आपका मीमांसा दर्शन, अथवा तो या तो फिर पूर्व मीमांसा भी बोला जाता है। ओके, अगर आपको मीमांसा दर्शन या तो फिर पूर्व मीमांसा दिया जाता है तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, क्योंकि ये जो मीमांसा दर्शन या पूर्व मीमांसा है, उन्होंने 6 के 6 प्रमाणों को माना है। ओके, अब इसमें भी ये तो हमारा जैमिनी थे, है ना, जैमिनी थे ना इनके प्रतिपादक। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं प्रभाकर मिश्रा और आपका कुमारिल भट्ट की बात करते भाई। तो प्रभाकर मिश्रा है, उन्होंने 5 प्रमाणों को उन्होंने एक्सेप्ट किया था। ये देखो, ये मीमांसा दर्शन में इन दोनों ने काम किया है। ओके, तो प्रभाकर मिश्रा की बात आ जाएगी तो उन्होंने 5 दर्शनों को माना है। ओके, उनमें से उन्होंने कौन से दर्शन को नहीं माना है, तो उन्होंने अनुपलब्धि को नहीं माना। अब देखिए, अनुपलब्धि जो होता है ना, उसको अभाव कहते हैं, उसको अभाव कहते हैं। देखो, वैशेषिक दर्शन में जिसको अभाव बोला जाता है, उसी को यहाँ पर मीमांसा दर्शन में अनुपलब्धि बोला जाता है, याद रखना। ओके, अभाव शब्द जो मिलता है वो वैशेषिक दर्शन के रिलेटेड है। ओके, उसके बाद देखो भाई कुमारिल भट्ट है, उन्होंने 6 के 6 प्रमाणों को माना है। वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा की बात करते हैं तो उन्होंने प्रत्यक्ष, अनुमान और श्रुति तीनों को माना है। ओके, उसके बाद देखते हैं भारतीय दर्शन, उसमें अवैदिक दर्शन की बात करते हैं, ये आपके अवैदिक है। अब देखिए चारवाक दर्शन है ना, उन्होंने ओनली एक ही प्रमाण को माना है। मैंने क्या बताया था, वैदिक दर्शन में प्रत्यक्ष और अनुमान,
प्रत्यक्ष और अनुमान। वैदिक दर्शन में प्रत्यक्ष और अनुमान सभी दर्शनों ने माना है, ओके, 6 के 6 दर्शनों ने माना है। लेकिन वैदिक की बात की जाए भाई, वैदिक की बात की जाए तो एक ऐसा मात्र दर्शन है, ओके, सभी टोटल मिलाकर भी बात कर सकते हो, ओके, एक ऐसा दर्शन है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रमाण को मानता है, यानी कि वो प्रत्यक्ष को ही मानता है, बाकी किसी को भी नहीं मानते, ओके। तो ऐसा कौन सा दर्शन है अगर पूछा जाता है तो आंसर आएगा चार्वाक दर्शन। जैव दर्शन जैन दर्शन है, उन्होंने प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को माना है, ओके। जैन दर्शन ने क्या माना है भाई? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को। और यहाँ पर एक और शब्द आपको मिल जाएगा, स्यादवाद, ओके। स्यादवाद जो है वो आपका जैन दर्शन के रिलेटेड है, ओके। अब ये स्यादवाद क्या है वो हम उसके रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तब समझाएंगे, ओके। बौद्ध दर्शन की बात करते तो उन्होंने दो शब्दों को, दो प्रमाण को माना है, एक प्रत्यक्ष और अनुमान। अब इसके यहाँ पर एक आपको मिलेगा अपोहवाद, ओके। अपोहवाद या तो अपोह ऐसा शब्द अगर मिल जाता है तो वो हो जाएगा आपका बौद्ध दर्शन, ओके। अपोहवाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझते हैं, ओके। चलिए अब बात हो गई यहाँ पर आपकी, यहाँ पर याद रख लीजिए भाई, वैशेषिक दर्शन की बात की गई तो दो ही प्रमाण को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, प्रत्यक्ष और अनुमान, ओके। तो अब देखिए कौन से प्रमाण वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किए जाते हैं, तो एक तो आपका प्रत्यक्ष और अनुमान। अब देखिए ऑप्शन में, देखिए भाई ऑप्शन में भी आपको दो दो का ही दिया है, तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि जितने भी दर्शन हैं, वैदिक दर्शन है, ओके, जितने भी, ओके, और अवैदिक दर्शन, समझिए वैदिक और अवैदिक दर्शन जितने भी है उनमें चार्वाक को छोड़कर, ओके, चार्वाक को क्या है भाई, छोड़कर बाकी के जितने भी आपके दर्शन हैं उन दर्शनों ने प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों को एक्सेप्ट किया हुआ है। उसके अलावा जो बाकी के उन्होंने अपने अपने हिसाब से एक्सेप्ट किया, लेकिन चार्वाक को छोड़कर टोटल मिलाकर देखो, वैदिक में 6 थे, अवैदिक में 3 थे, 3 में से 1 माइनस कर लो चार्वाक को, मतलब 2, टोटल मिलाकर 8 दर्शन की बात कर दे अभी। तो यहाँ पर देखिए चार्वाक को छोड़कर जितने भी दर्शन हैं उन्होंने प्रत्यक्ष और अनुमान को क्या किया है भाई, एक्सेप्ट किया है, ओके। तो यहाँ पर आपका आंसर तो यहीं से बन जाता था भाई कि वैशेषिक दर्शन की बात की गई है, चार्वाक की तो की नहीं गई भाई। तो वैशेषिक दर्शन हो या फिर कोई भी दर्शन हो, अगर आपको यहाँ पर दो ही ऑप्शन को चूज करना है तो पहले भाई प्रत्यक्ष और अनुमान को चूज कर लो भाई, ओके। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 1 और 2, तो ए इज द करेक्ट आंसर आपका, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, लास्ट वाला क्वेश्चन है, ओके। अब देखिए बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किन को स्वीकार किया जाता है, समझिए। बौद्ध धर्म की अभी हमने बात की, बौद्ध दर्शन की, है ना, तो उनमें हमने क्या बताया था, उन्होंने एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण को माना, अनुमान प्रमाण को माना, है ना, और तीसरा शब्द मैंने आपको बताया था अपोह, है ना। तो पहले हम उसको देख लेते हैं भाई, अपोह कहाँ पर है, यहाँ पर क्या क्या है पहले ये देख लो भाई। अध्यास है, अध्यास की बात नहीं हो रही, अपोह की बात हो रही है बिल्कुल। अभाव की बात नहीं हो रही, अभाव का मतलब होता है अनुपलब्धि, ओके, अनुपलब्धि, ओके, रुको भाई, अनुपलब्धि, ओके, अनुपलब्धि, ओके, ये है आपका अभाव का मतलब है। अब देखो ये जो अनुपलब्धि है ना वो आपके किस में बताया गया था भाई, ये आपके यहाँ पर अभाव शब्द जो है वो आपका वैशेषिक में बताया गया है, वैशेषिक में बताया गया है, ओके। और इसी शब्द को यहाँ पर अनुपलब्धि के रूप में माना गया है मीमांसा में, ओके, मीमांसा दर्शन में, यानी कि जो पूर्व मीमांसा थी ना उसमें, पूर्व मीमांसा में, ओके। ये याद रखिएगा, आगे कहीं पर भी आ सकता है क्वेश्चन, ओके। तो ये हो गया आपका अनुपलब्धि, ओके। उसके बाद ये सारे वर्ड्स को हम समझते हैं, ओके, अर्थापत्ति, प्रत्यक्ष और शब्द, ओके, ये तीनों शब्द। तो अब देखो प्रत्यक्ष आ गया भाई, हाँ है प्रत्यक्ष, ओके। अनुमान तो कहीं पर दिखा नहीं दे रहा है ना, तो मतलब कि यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, अपोह और प्रत्यक्ष। अपोह और देखो 2 नंबर और 5 नंबर कहाँ पर है भाई, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए अब इन 6 को हम समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं 6 के 6, ओके।
पहले बात करते हैं अध्यास की, बात करेंगे भाई। अध्यास का मतलब क्या होता है कि अद्वैत वेदांत जो है ना, वेदांत में हमने बताया था द्वैतवाद और अद्वैतवाद, द्वैतवाद और क्या बताया था, अद्वैतवाद, है ना। अब देखो द्वैतवाद क्या था भाई, द्वैतवाद बता रहा था कि भाई दो अलग अलग है, जीव और शिव दोनों अलग है, ये बात बताई थी ना अद्वैतवाद ने, द्वैतवाद ने, सॉरी, ये द्वैतवाद, ओके। द्वैतवाद ने क्या बताया, रामानुज ने, कि शिव और जीव दोनों अलग है। अद्वैतवाद क्या बोलता है भाई, अद्वैतवाद बोलता है कि दोनों ही एक है, यानी कि जीव ही क्या है भाई, जीव ही शिव है, अहम परम ब्रह्मास्मि, ओके। जीव ही शिव है, ओके, जीव ही शिव है, ओके, यानी कि दोनों ही एक है, ये बता रहा है भाई अद्वैत, ओके। वेदांत दर्शन का पार्ट है अद्वैतवाद, ओके। तो अद्वैत वेदांत का पारिभाषिक शब्द है अध्यास, क्या है भाई, अध्यास, ओके। याद रखिएगा, कहीं पर भी अध्यास शब्द मिल जाए, अगर आपको वेदांत दर्शन के बारे में पूछा जाए उसके सामने, तो याद रखना भाई वेदांत दर्शन का ही शब्द है अध्यास, ओके। और एक वस्तु में दूसरी वस्तु का ज्ञान अध्यास कहलाता है, ओके। एक वस्तु का जो भी ज्ञान है वो दूसरी वस्तु में भी हमें दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं अध्यास, ओके। जैसे कि रस्सी को देखकर हम सर्प का ज्ञान, इसका उदाहरण है भाई। रात को रस्सी पड़ी होती है ना भाई, तो अगर आप लोग वहां से निकलते हैं तो रस्सी को भी क्या समझ लेते हो, सांप समझ लेते हो, ओके। यहाँ पर रस्सी सत्य है, बात रस्सी जो है वो सत्य है, किंतु उसमें हमें सर्प का क्या होता है, ज्ञान होता है, वो मिथ्या होता है, यानी कि वो हमारा क्या होता है, भ्रम होता है। वास्तव में वहां पर सांप नहीं होता है, वहां पर वास्तव में क्या होती है, रस्सी होती है, ओके। और रस्सी जो है वो सत्य है, क्योंकि वो है ही, हमें दिखाई देती है प्रत्यक्ष रूप से, है ना। लेकिन अंधेरा होने की वजह से हम रस्सी को सांप समझने की गलती कर देते हैं, उसी को मिथ्या बोलते हैं, है ना। मिथ्या का मतलब यही होता है ना, झूठ होना, भ्रम होना, ओके। तो मिथ्या ज्ञान बिना सत्य आधार के संभव नहीं होता, ओके। सत्य के आधार के बिना हमें क्या है भाई, मिथ्या ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता। अतः अध्यास के दो पक्ष माने जाते हैं, सत्य और अनृत, यानी कि मिथ्या। तो जो भी हमारा अध्यास होता है, अध्यास के दो पक्ष माने जाते हैं, एक सत्य और दूसरा मिथ्या, ओके। और मिथ्या का मिथुनीकरण यानी कि अंगीकरण अध्यास का मूल कारण है, ओके। बस यही बात है, अध्यास का मतलब होता है कि एक वस्तु में हम दूसरी वस्तु का ज्ञान करते हैं, ओके। अगर हमने रस्सी ही ना देखी होती तो हमें कहाँ से पता चलता कि भाई ये रस्सी और सांप को कभी देखा ही ना होता, तो हमें पता ही ना चलता अंधेरे में कि भाई रस्सी पड़ी है वो सांप जैसी है ना, और ये ऐसा भ्रम भी ना होता। तो मतलब बस कुल मिलाकर ये कहा जाता है, ओके। तो अध्यास के दो पक्ष होते हैं, सत्य और मिथ्या, ओके। मिथ्या को भ्रम भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं अपोह की, ओके। अपोह का मतलब होता है भिन्न होना, ओके, अलग अलग होना। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कुछ लिखती हूँ ABCDE5 FG, ओके। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि भाई इसमें भिन्न क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे भाई कि ये भिन्न है। क्यों भिन्न है, कि बाकी के सारे आप बताएंगे भाई अल्फ़ाबेट है और ये जो है वो नंबर है ना। तो ये जो 5 वाला नंबर था वो क्या है, भिन्न है। तो भिन्न का मतलब भी अपोह है, क्या है भाई, अपोह है, ओके। तो यही बात है यहाँ पर भिन्न होना, जो सब में भिन्न है वो अपोहवाद, जो क्या है भाई, सब में भिन्न है। अब ठीक है, ये अपोहवाद की पूरी कहानी यहाँ पर बता देती हूँ ताकि आपको एग्जाम में इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको दिक्कत ना हो, ओके। अब देखिए, वैशेषिक दर्शन है, न्याय दर्शन है और मीमांसा दर्शन है। इसमें बताया जा रहा है इन तीनों दर्शन में उन्होंने सामान्यवाद के सिद्धांत को अपनाया। क्या, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा दर्शन है, उन्होंने सामान्यवाद के सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने बताया कि भाई इन सभी में ये जो अल्फ़ाबेट है ना, इन सभी में क्या है, सभी में कुछ सामान्य है, इसीलिए हमने इसको एक वर्ग में क्या किया भाई, कैटेगराइज किया, और इस 5 को मान लो, इस 5 को क्या रखा भाई, अलग किया, ओके। यानी कि हमने क्या किया भाई, हमने क्या किया, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक को एक कैटेगरी में रखा और इस 5 को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया, ओके। ये बात बता रहा था भाई, सामान्यवाद का सिद्धांत बताया, जो सब में सामान्य हमें दिख रहा है, ओके। लेकिन
अपोहवाद जो है वो बौद्ध दर्शन में अपोहवाद की बात की गई और बौद्ध दर्शन में बात किया गया भाई कि सामान्यवाद जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है। वो बोलते हैं सामान्य जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है। अगर पांच अगर अलग है तो उसका मतलब है कि वो इन सभी से क्या है, अलग है। ओके, इन सभी से क्या है, वो अलग है। अगर गाय को हम सभी गाय को एक गाय की कैटेगरी में रखते हैं तो मतलब कि गाय जो है वो अदर पशुओं से क्या है भाई, अलग है। उसकी खुद की एक यूनिक है। ओके, वो खुद एक यूनिक है। ओके, ये बता रहा है आपका अपोहवाद। ओके, जबकि आपका जो सामान्यवाद है वो बता रहा है कि भाई देखो गाय जो है ना वो उन सभी गायों में एक जनरल एक क्या है, तत्व है, यानी कि सभी में कॉमन चीज़ है, इसीलिए गाय सभी गायों को एक कैटेगरी में रखा है। ओके, लेकिन अपोवाद बोलता है भाई नहीं, ऐसा नहीं है, सभी में सब कॉमन है, इसीलिए हम गाय को गाय की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। लेकिन सभी जानवरों से गाय जो है वो क्या है, अलग है। ओके, गाय जो है क्या है भाई, अलग है, इसीलिए वो यूनिक है। ओके, ये बात है आपकी अपोहवाद की। ओके, इसीलिए इन दोनों के बौद्ध दर्शन ने कहा, बौद्ध दर्शन में बुद्ध तात्विक थे, उन्होंने यही बताया भाई कि आप ये ना बोलो कि भाई ये सामान्य है, सब सामान्य है, इसीलिए उनको एक कैटेगरी में किया है, ऐसा मत बोलो। ये बोलो कि भाई ये पांच है ना वो क्या है, एक यूनिक है, वो एक अलग है। ओके, इसीलिए हमने इसको अलग किया है। ओके, इसको अलग नहीं करना, इसको अलग करना, वो एक भिन्न है। हर एक पर्सन जो होता है उसमें कुछ ना कुछ यूनिक होता है। अगर हम उन सभी को एक कैटेगरी में रख देंगे तो उनके अंदर जो यूनिक रहा है वो यूनिक क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। ओके, बस यही बात थी आपकी अपोहवाद की। ओके, आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं, अभाव की बात करते हैं। ओके, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। चलिए, अब देखिए अभाव की बात, तो अभाव का सामान्य अर्थ होता है किसी वस्तु का न होना। ओके, जो चीज़ हमारे सामने अभी नहीं है ऐसी वस्तु की बात यहाँ पर की जाती है। ओके, हम बोलते हैं ना किसी की कमी महसूस होती है ना, हम बोलते हैं कि भाई अगर मैं आपसे दूर चली जाऊँगी ना तो आपको मेरी कमी महसूस होगी, बस यही अभाव है। ओके, किसी वस्तु का न होना, वहाँ पर उसी को बोलते हैं अभाव। ओके, कुमारिल भट्ट के अनुसार, कुमारिल भट्ट कहाँ किसके थे भाई, कुमारिल भट्ट का नाम कहाँ पर आता था भाई, आप लोगों को पता होगा ना। तो कुमारिल भट्ट के अनुसार अभाव ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता, क्योंकि वहाँ क्या होता है, विषेंद्रिय संबंध नहीं है। ओके, प्रत्यक्ष देखो अभाव ज्ञान जो होता है वो प्रत्यक्ष, अभाव जिसका अभाव है वो प्रत्यक्ष कैसे अपन आपको पता चलेगा, है ना। तो प्रत्यक्ष से नहीं होता है अभाव ज्ञान, क्योंकि वहाँ पर विषेंद्रिय संबंध नहीं होता है। विषेंद्रिय संबंध हम जो भी इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं, जो देखते हैं, ओके, उसकी बात है। तो अभाव के साथ लिंग की व्याप्ति नहीं होती, अतः अनुमान भी नहीं हो सकता है। ओके, अब देखो अभाव के लिए मीमांसा में, ये मीमांसा दर्शन की बात हो रही है ना भाई, जैमिनी वाले है ना, जैमिनी वाले मीमांसा की बात हो रही। तो जैमिनी वाले मीमांसा में बात हो रही, तो उन्होंने क्या बताया भाई कि अनुपलब्धि नामक अलग प्रमाण माना गया है। ओके, अभाव को भाई मीमांसा दर्शन में मैंने बताया था ना, अभाव को मीमांसा दर्शन में अनुपलब्धि, उनकी उपलब्धि नहीं अभी, लेकिन बाद में उपलब्धि हो सकती है ना। तो मतलब कि अभी नहीं है, वो उनकी कमी हो रही है, लेकिन वो बाद में वो कमी पूरी भी हो सकती है। तो ये अभाव की बात हो रही है। ओके, तो ये अभाव आपको याद रखना है। ओके, तो ये आपका किस में आएगा भाई, मीमांसा के अंदर आएगा अभाव। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं भाई, मीमांसा दर्शन जो है उसमें अभाव की बात की गई है, तो थोड़ा सा उसको क्लियर कर देते हैं भाई। मीमांसा दर्शन के जैमिनी है। ओके, यहाँ पर मैंने एक आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था, जो मुझे लग रहा था कि भाई मैंने गलत बताया है। तो यहाँ पर ये जो वैशेषिक है ना उनके कणाद आएगा भाई। ओके, थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा, ये कणाद है और ये जैमिनी है। ओके, ये याद रखिएगा।
तो वैशेषिक दर्शन है उन्होंने अभाव को एक्सेप्ट किया। वैशेषिक दर्शन ने क्या किया भाई, अभाव को एक्सेप्ट किया। जबकि जैमिनी ने यानी कि मीमांसा दर्शन में उसी को अनुपलब्धि के नाम से माना गया। ओके, तो ये बात थी यहाँ पर। ओके, उसके बाद देखो अर्थापत्ति की बात करते हैं। आप देखो ये भी आपके प्रमाण, ये जो है ना वो आपके प्रमाण के प्रकार है। अर्थापत्ति, शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। ओके, ये तीनों के तीनों आपके क्या है, प्रमाण के प्रकार है। टोटल प्रमाण के 6 प्रकार होते हैं ना, उसकी बाद यहाँ पर बात की जा रही है। ओके, तो और ये जो आपके थे वो क्या थे, वो सारे कॉन्सेप्ट थे उसके अंदर दिए गए, जो भी दर्शन है ना उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट दिए गए उसकी बात थी। अब ये बात करें प्रमाण की बात करें। ओके, उसकी जो प्रकार है उसकी बात। अब देखो अर्थापत्ति का मतलब क्या होता है, किन्हीं दो तत्वों के विरोधाभास को दूर करने के लिए एक तीसरे तत्व की कल्पना की जाती है। मतलब कि यहाँ पर एक ये तत्व है, ये भी तत्व है। ओके, इन दोनों के बीच में क्या है भाई, विरोधाभास है। एक बोलता है मैं सही हूँ, दूसरा बोलता है गलत है। अब इन दोनों के बीच में जो विरोधाभास है ना उसको दूर करने के लिए हम क्या कर देते हैं भाई, तीसरे तत्व की कल्पना कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर कल्पना की जाती है भाई, परिकल्पना जिसको बोलते हैं। तो परिकल्पना अगर मिल जाए, कल्पना मिल जाए तो उसका मतलब एक ही होता है। ओके, परिकल्पना का मतलब क्या होता है, पहले से की गई कल्पना, है ना। तो मतलब कि यहाँ पर कल्पना की जाती है भाई इन दोनों के बीच में एक सही है एक दूसरा गलत है। ओके, या तो मान लो ये सही है तो ये गलत है। ओके, ये गलत है तो ये सही है। मतलब दोनों में से दोनों विरोधाभास है। ओके, एक बोलेगा मैं जाऊँगा लेफ्ट, दूसरा बोलेगा मैं जाऊँगा राइट। बीच वाला रास्ता निकालने वाला कोई तो होना चाहिए ना भाई, दोनों को एक जगह पर रखने वाला, है ना। तो यहाँ पर ये तीसरे तत्व की कल्पना की जाती है तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि भाई सही क्या है। ओके, वह यथार्थ ज्ञान होता है, यथार्थ यानी कि वास्तविक ज्ञान होता है। ओके, और इसी ज्ञान को प्राप्त करने के प्रमाण को ही हम क्या बोलते हैं, अर्थापत्ति प्रमाण बोलते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि देवदत्त मोटा है, देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता फिर भी वह मोटा है। ओके, अब देखो ये एग्जाम्पल को समझते हैं यहाँ पर। ओके, इसको समझते हैं भाई। देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है। ओके, नहीं करता है, फिर भी वह क्या है भाई, फिर भी वह मोटा है। ओके, ये बात है, फिर भी वह मोटा है। देखो देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है फिर भी वह मोटा है। अब दोनों बात विरोधाभासी हुई भाई, कैसे, देखो देवदत्त दिन में भोजन ही नहीं करता है तो वो मोटा कैसे हो सकता है भाई, है ना। अगर आप लोग ज़्यादा खाते रहोगे तब जाकर आप मोटे होंगे, ऐसे ही थोड़ी ना मोटे होते जाते हैं ना। तो यहाँ पर ये दिन में तो भोजन करता ही नहीं तो मोटा कैसे हुआ, खाना ही नहीं खाता तो दोनों बात विरोधाभास हो गए। अब देखो इसके बीच में हम एक तीसरे तत्व की कैसे कल्पना करते हैं। तीसरा तत्व हम ये जोड़ देते हैं कि भाई देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता ना भाई, रात में तो भोजन करता होगा ना भाई, रात में वो भोजन करता है और सो जाता है, उसी वजह से खाना पचता नहीं, हजम नहीं होता है और वो मोटा होता जाता है। बस यही तीसरे तत्व की हमने क्या कर दी भाई, कल्पना कर दी। तो ये एग्जाम्पल भी आपके क्या बोलते हैं एग्जाम में आता है ना, ये एग्जाम्पल भी आपके क्वेश्चन में आता है। ओके, तो देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है फिर भी वह मोटा है, दोनों विरोधाभास खड़े कर रहे हैं। अब इन विरोधाभास को खत्म करने के लिए तीसरा तत्व हमने ये ऐड कर दिया कि वो रात में भोजन करता है। ओके, इसलिए वो मोटा होता जाता है भाई, रात में तो हम खाना खाकर सो ही जाते हैं ना, थोड़ी ना वहाँ पर हम घूमने फिरने चले जाने वाले थे, है ना। तो इसी वजह से वो मोटा होता जा रहा है। तो ये हमने क्या किया, दोनों के बीच में जो विरोधाभास दिख रहा था उसको हमने खत्म कर लिया और उसी को बोलते हैं अर्थापत्ति प्रमाण। ओके, अब देखिए एक और क्वेश्चन भी पूछा गया है कि परिकल्पना विश्वास और अनुमान का हिस्सा होता है। तो अर्थापत्ति जो होता है वो परिकल्पना का हिस्सा होता है। हमने अभी बात की कि कल्पना कर ली ना तीसरे तत्व की, तो परिकल्पना विश्वास भी हमने कर लिया उन बातों पर कि हाँ ये बात सही है भाई, वो दिन में भोजन नहीं करता फिर भी वो मोटा है तो उसके पीछे वो रात में भी भोजन करता है, ये परिकल्पना जो थी वो सही है ना। तो हमने उस पर ट्रस्ट कर लिया भाई और उसी के बेस पर हमने अनुमान भी लगा लिया कि भाई हाँ ये अनुमान सही है कि भाई देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता फिर भी वो मोटा है, ये बात को भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब कि यहाँ पर परिकल्पना विश्वास और अनुमान तीनों आपके
आपके अर्थापत्ति के क्या होते हैं, हिस्से होते हैं। ओके, तो ये बात थी आपकी यहाँ पर अर्थापत्ति की। अब उसके बाद शब्द की बात करते हैं। तो ज्ञान के प्रसंग में शब्द को एक प्रमाण माना गया। ओके, ज्ञान के जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसके प्रसंग में हम शब्द को क्या मानते हैं भाई, एक प्रमाण के रूप में मानते हैं। अब देखो, शब्द प्रमाण वह कथन है जो शब्दों का अर्थ जानने वाले श्रोता को उस तथ्य का बोध करा देते हैं। ओके, देखो जो भी ये शब्द जो होता है ना, शब्द प्रमाण क्या होता है कि शब्दों का अर्थ जो जानने वाले जो सामने श्रोता बैठे हैं, ओके, उसको तथ्य का बोध कराते। जैसे कि मान लो कि मैं अभी आपको सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, ओके, आप सीख रहे हैं, समझ रहे, मतलब कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो सुनने वाला श्रोता होता है। ओके, अब जो भी शब्द मैं बोल रही हूँ, जिस अर्थ में बोल रही हूँ, जिस अर्थ में समझा रही हूँ, आप उस तथ्य का बोध कर ले रहे हैं। बोध का मतलब समझ रहे हैं, उस तथ्य को समझ रहे हैं, उसी अर्थ में आप समझ रहे हैं। ओके, तो जो श्रोता के प्रत्यक्ष की सीमा के बाहर होता है। ओके, जो श्रोता होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि आप लोग हैं वो प्रत्यक्ष रूप से आप मुझे देख नहीं पा रहे, फिर भी आप मेरे शब्दों को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, उसका बोध ले सकते हो, तो उसी को बोलते हैं शब्द प्रमाण। जैसे कि आप्तवचन, आप्तवचन यानी कि किसी ने कहा हुआ वचन जो होता है ना, वो हम सुन लेते हैं और उसी के बेस पर हम अपने आप को आगे बढ़ाते, अपने आप को आदर्श बनाते। जैसे कि मान लो कि आपके कोई फैन होंगे, है ना, मान लो आप किसी के फैन होंगे। ओके, मान लो आप बोलते हैं ना कि भाई हाँ ये जो हीरो है वो मैं उनका फैन हूँ, तो आप क्या करेंगे, वो हीरो जिस तरीके से बोलेगा, जो शब्द बोलेगा, उसी शब्दों को आप क्या करेंगे, अपनी लाइफ में उसे फॉलो करते जाएंगे और उसी शब्दों को आप रिपीट भी करते हैं और उसके बेस पर आप अपने आप को आदर्श बनाने की कोशिश करते, तो उसी को बोलते हैं शब्द प्रमाण। ओके, अब बात करते हैं प्रत्यक्ष की। तो प्रत्यक्ष में क्या होगा कि जब किसी भी विषय वस्तु को अपनी खुद की ज्ञानेंद्रियों से किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान ग्रहण करना, मतलब कि प्रत्यक्ष ज्ञानेंद्रियों में क्या होगा भाई, आपके पास जो भी ज्ञानेंद्रियां है, यानी कि आपकी आँख है, नाक है, कान है, जीवा है, त्वचा है, पांच इंद्रियां है हमारी, है ना, पांच मूल सी इंद्रियां है। क्या है, एक आँख है, आँख से हम देख सकते हैं ना, फिर जिसको हम दृश्य भी बोलते हैं ना, तो प्रत्यक्ष में ये बात भी क्वेश्चन भी आया हुआ है। ओके, अगर आपको दृश्य, ओके, दृश्य के सामने क्या होगी भाई, आँख होगी, यानी कि देखना होगा, है ना। उसके बाद देखते हैं दृश्य के बाद श्राव्य, श्राव्य यानी कान से आप सुनते हैं। ओके, तो ये कान हो गए आपकी, या तो कर्ण भी बोलते हैं। ओके, कान को कर्ण भी बोलते हैं। यहाँ से आप क्या करते हैं भाई, सुनने की प्रोसेस करते हैं। ओके, उसके बाद आता है आपका नाक। ओके, नाक आता है तो वो क्या करते हैं भाई, सूंघने का काम करता है ना भाई, सूंघने का। ओके, सूंघने का काम करता है नाक। ओके, उसके बाद आता है आपकी जीवा। ओके, जिसको जीभ भी बोलते हैं, जीवा को के जीभ भी बोलते हैं। ओके, ये जीभ है, जीवा है। ओके, तो उससे हम क्या करते हैं भाई, उससे स्वाद का पता चलता है ना, टेस्ट का पता चलता है। उसके बाद देखो हमारी एक और इंद्रिया कौन सी रहेगी, त्वचा। त्वचा जो हमें स्पर्श से रिलेटेड होती है ना, तो इसी तरीके से एक जोड़ मिलाना भी आया हुआ था कि भाई दृश्य के सामने क्या आएगा, तो दृश्य के सामने आँख आएगी, श्राव्य के सामने कान आएगा। ओके, सूंघने के सामने आपका नाक आएगा, स्वाद के सामने आपकी जीवा आएगी और त्वचा के सामने आपका स्पर्श आएगा। ओके, इस तरीके से जोड़ मिलाना भी एक क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट में पूछा गया है। ओके, तो प्रत्यक्ष के ये सारे प्रत्यक्ष के अंदर आएंगे सारे के सारे, और ये हमारे इंद्रियों से रिलेटेड है। ओके, हमारी 5 इंद्रियां हैं और उनके कार्य ये आपको यहाँ पर बताया। अब ज्ञानेंद्रिय छठी इंद्रिय आपकी ये भी हो सकती है, जिसको हम सिक्स सेंथ बोलते हैं ना, तो सिक्स सेंथ जिसको बोलते हैं उसमें क्या होता है कि वो हमारी एक अति इंद्रिय होती है, जिसके माध्यम से हम क्या प्रत्यक्ष रूप से भी हम उसका प्रत्यक्षण नहीं करते। ओके, यानी कि हम अलौकिक रीत से, यानी कि हम बोलते हैं ना, जैसे कि मेडिटेशन करके कोई ये पता लगा सकता है कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी होगी, है ना, तो ये सारी चीज़ होती है वो आपकी सिक्स
सेंस के हिसाब से होती है। ओके, तो छठी इंद्रिय जिसको बोलते हैं। अभी यहाँ पर हम ज्ञानेंद्रिय यानी कि 5 इंद्रियों की बात करेंगे। इन्हीं 5 इंद्रियों के माध्यम से हम किसी भी विषय वस्तु का, किसी भी तथ्य का, किसी की पदार्थ का ज्ञान ग्रहण करते हैं, उसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। कभी कभी हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष को हम यही देख लेते कि भाई जो हमने आँखों से देखा है उसी को प्रत्यक्ष। नहीं, आँखों से ही देखना प्रत्यक्ष नहीं होता है, कानों से सुनना, हमारी जो 5 इंद्रिय है ना उसके माध्यम से किसी भी उद्दीपक यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो उद्दीपक होंगी, उन उद्दीपकों का क्या करते हैं हम संवेदन प्राप्त करते हैं, उसी को हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। यानी कि मान लो कि हमने आँखों से कुछ देखा तो आँख भी हमारी इंद्रिय हो गई। ओके, यानी कि हमने प्रत्यक्ष रूप से उसको देखा। किसी चीज़ों को सुना तो प्रत्यक्ष रूप से हमने उनको सुना है। ओके, या फिर हमने कुछ ही सुगंध को प्राप्त किया तो मतलब हमने प्रत्यक्ष, वो सुगंध हमारे सामने तभी तो हमारे नाक को उसकी संवेदना हुई है ना, तो प्रत्यक्ष ही हुआ ना। कोई आवाज़ हमारे कानों में गूंज रही है तो वो आवाज़ हमारे आसपास है तभी तो वो हमारे कानों में गूंज रही है, तो प्रत्यक्ष हुआ ना। अगर मान लो कि हमने कोई स्वाद को ग्रहण किया तो स्वाद हमारे सामने है तभी तो हमने उसका स्वाद ग्रहण किया ना। ऐसे ही थोड़ी ना कि मैं यहाँ पर बैठी और आपके घर में कुछ सब्जी पकी है और उसका स्वाद मुझे आ जाए, नहीं आएगा ना। मैं खाऊंगी, अपने मुंह में डालूंगी, तब जाकर मुझे उसका स्वाद आएगा, है ना। तो बस ये प्रत्यक्ष हुआ। फिर त्वचा की बात करते हैं, अगर आप मुझे टच करते हो तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि भाई आपने मुझे टच किया, है ना। कोई भी चीज़ है तो हमें छूती है तब हमें पता चलता है ना कि हाँ भाई हमें किसी ने छुआ है ना। तो मतलब वो प्रत्यक्ष हुआ। तो प्रत्यक्ष के अंदर आपकी पांचों की पांचों इंद्रिय आ जाएगी, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम अनुभूत करते हैं और अनुभूत करके उसका हमें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। ओके, जैसे कि यह किताब है, अगर यह किताब है तो मेरे सामने किताब खड़ी पड़ी होगी तो मैं बोलूँगी ना भाई कि ये किताब है। आपके घर में अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ गुजरात में, ओके, अपने घर में बैठी हूँ और आपके घर में टेबल पर किताब पड़ी है और मैं बोलूँगी कि वहाँ पर किताब है, तो क्या मुझे पता होगा कि आपकी किताब कहाँ पर पड़ी है ना। तो वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ ना, तो मैंने वहाँ पर प्रत्यक्ष नहीं देखा। हाँ, अगर मेरे सामने कोई किताब पड़ी है, अगर मेरे पास में पड़ी है तो मैं ये बोलूँगी भाई ये किताब है। अगर मेरे सामने कोई किताब पड़ी है तो मैं ये बोलूँगी कि वह किताब है ना। लेकिन वह किताब तो मैं देख पा रही हूँ ना, तो उसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष। ओके, तो आई होप आपको ये सारे शब्द अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। पूरे के पूरे बहुत सारे टॉपिक आपको डीपली यहाँ पर समझाए हुए, लंबा वीडियो है लेकिन एक बार ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम में इस वीडियो से आपको बहुत सारी बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, मुझे 100% ट्रस्ट है। ओके, तो दोस्तों ये था आज का हमारे 5 क्वेश्चन को डीपली पढ़ाने का तरीका। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कल के वीडियो में हम दूसरे 5 क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके सामने। जो आज समझाए हैं टॉपिक, उन टॉपिक को कल के अगर क्वेश्चन पेपर में अगर दिया हुआ होगा तो उस टॉपिक को हम डीपली नहीं पढ़ाएंगे। आज की वीडियो में जो पढ़ाया है वो आज के वीडियो में ही रहेगा, और कल के वीडियो में अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं डायरेक्टली आपको उसका आंसर बता दूंगी। ओके, शॉर्ट में बता दूंगी, उसको डीपली नहीं बताऊंगी। कुछ नया टॉपिक होगा तो मैं उसको डीपली वहाँ पर बताऊंगी। ओके, और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत मेहनत करके आपके सामने वीडियो लेकर आई थी और आप लोगों की फरमाइश के कारण ही ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो बस मेरे लिए इतना कह कीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, यही मेरे लिए मोटिवेशन रहेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।